हेलो स्टूडेंट्स, आज है हमारा रिलेशन एंड फंक्शन का लेक्चर 2। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रिलेशन का केवल 2 लेक्चर होगा, जिसमें सेकंड लेक्चर में क्वेश्चंस होंगे। आज पूरे जो डेफिनेशन और थ्योरी और कॉन्सेप्ट का पार्ट है वो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। बीच बीच में छोटा क्वेश्चन लेंगे और इसके नेक्स्ट वीडियो में रिलेशन पे जो बेस्ड क्वेश्चंस है वो सारे करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिलेशन एंड फंक्शन। सबसे पहला जो डेफिनेशन है वो ऑर्डर्ड पेयर है। इसको जानना आपको बहुत ज़रूरी है। ऑर्डर्ड पेयर को हम ऐसे लिखते हैं, अभी मैं सेट के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ। हमारा स्मॉल ब्रैकेट a कॉमा b ऐसा लिखा जाता है तो ये ऑर्डर्ड पेयर कहलाता है। हम ऑर्डर्ड ट्रिपलेट भी लिख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ a b और c। ये ऑर्डर्ड ट्रिपलेट है ना। बट इसकी ज़रूरत अभी हमको सेट में नहीं है। हम अभी केवल 2 सेट के बारे में डिस्कस करेंगे, इसलिए इसको यूज कर रहा हूँ। ऑर्डर्ड पेयर में है आपका a कॉमा b, और सेम ऑर्डर्ड पेयर जब हम ऐसे नीचे लिखते हैं b a, तो इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर्ड पेयर में जैसा नाम है तो इसका मतलब है ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, है ना। ऑर्डर्ड पेयर नाम से ही पता है, इसलिए ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इज इम्पॉर्टेंट। ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए ऑर्डर। जैसे कि हमने पहले वाले में a कॉमा बी लिखा है, ये लिखने का तरीका है। a जो है किसी पहले सेट से आ रहा है और b जो है दूसरे सेट से आ रहा है, या कभी कभी एक ही सेट से आ रहा होगा। हम आगे सेट में जब रिलेशन टॉपिक में पहुंचेंगे इसमें ऑर्डर पेयर के आगे, तो आपको समझ में आएगा। तो इम्पॉर्टेंट है, ये दोनों इक्वल नहीं है ना। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है ना। जनरली ये इक्वल नहीं होते हैं, कभी कभी किसी केस में हो जाएंगे इक्वल, वो हम आगे देखेंगे। बट जनरली ए और बी ए कभी इक्वल नहीं होते, ये आपको मान के चलना है। क्लियर है। तो ये होता है ऑर्डर पेयर a कॉमा बी, इस रूप में हम लिखते हैं। हम आगे अभी जस्ट पढ़ेंगे तो उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट देखेंगे, तो इसमें आपको समझ में आ जाएगा, है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक अब स्टार्ट करते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट, है ना। ये हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है और यहीं से हमको ऑर्डर पेयर फिर से क्लियर होगा। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स, है ना, या कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स। तो 2 सेट हम लोग ले लेते हैं। लेट ए एंड बी एनी 2 फाइनाइट सेट। अभी मैं फाइनाइट ले रहा हूँ, आपको आगे और इसके स्पेशल कंडीशंस पे डिस्कस करेंगे। लेट ए एंड बी एनी 2 फाइनाइट सेट्स। एनी 2 फाइनाइट सेट मतलब इनमें जो एलिमेंट्स होंगे वो फाइनाइट होंगे, जिसको हम काउंट कर सकते हैं। क्लियर है। तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसका जो नोटेशन होता है, पहले आप लोग देख लीजिए। नोटेशन जो है वो होता है a क्रॉस b। ये होता है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स। क्लियर है। तो हम लोग एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट जो आपको एग्जांपल के थ्रू ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। बेसिक एग्जांपल लेके चलते हैं। हम लेते हैं a में एलिमेंट 1 2 एंड 3, और b में एलिमेंट हम लेते हैं अल्फ़ाबेट a एंड b। क्लियर है। तो a क्रॉस b, ये जो a क्रॉस b है ये सेट होता है, सेट इटसेल्फ। ठीक है, नोटेशन ये है, और यहाँ पे हम लिख देते हैं आगे a क्रॉस b, है ना। a क्रॉस b जो है ये नोटेशन है, एंड a क्रॉस b इज आल्सो अ सेट। क्लियर है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। a क्रॉस b तो हम निकालेंगे, और a क्रॉस b जो है अपने में एक सेट होता है। ठीक है। तो नीचे हम एग्जांपल लिए हैं a 1 2 3 एलिमेंट और b में a और b एलिमेंट। क्लियर है। तो a क्रॉस b ऑर्डर इंपॉर्टेंट है इसका, है ना। a क्रॉस b, a पहले है, तो अब देखिए इसमें क्या रहता है। a क्रॉस b में ये सेट है, तो सेट है तो हम करली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। और a क्रॉस b में कैसे एलिमेंट आते हैं आपको पहले भी पता होगा, पर हम बेसिक से आ रहे हैं। यहाँ क्या है, कितना एलिमेंट है, 1 2 3, तो 1 को स्टार्ट करते हैं 1, और यहाँ से सेकेंड सेट से आएगा a। ऐसे देख लीजिए। तो ये क्या है, जस्ट अभी हम आगे पढ़े हैं, ये एक ऑर्डर्ड पेयर है।
इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहले क्या लिखा है आपका, यहाँ पे ए लिखा है एंड देन बी लिखा है, इसलिए जो ऑर्डर्ड पेयर में है पहला एलिमेंट हमेशा सेट ए का आएगा और दूसरा एलिमेंट हमेशा सेट बी से आएगा। अगर आप इसको चेंज करते हैं तो आपका क्रॉस प्रोडक्ट गलत हो जाएगा। ठीक है, तो 1 के साथ ए आ गया तो नेक्स्ट क्या आएगा, 1 के साथ आपका आएगा बी। क्लियर है, तो पूरा खत्म हो गया सेकेंड सेट। अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे 2 फर्स्ट सेट ए से, तो 2 के साथ आएगा ए, फिर कॉमा 2 के साथ आएगा बी, सेम हमारे आगे आएगा 3 के साथ ए और उसके बाद आएगा 3 के साथ बी, और ये हम करली ब्रैकेट कर दिए बंद। क्लियर है, तो ये होता है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, ए क्रॉस बी। क्लियर है, तो ए में आप यहीं से नोटिस कर सकते हैं, ए में कितना एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, और बी में कितना एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है। क्लियर है, नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पे मैं लिखता हूँ नीचे में, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए 3 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी 2 है। ठीक है, अब आगे काउंट करते हैं, ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट है, ये जो ऑर्डर्ड पेयर है वो एक अकेला एलिमेंट है, इसको कभी अलग अलग आप काउंट नहीं करेंगे। इस सेट का जो पैटर्न ही है वो ऑर्डर्ड पेयर है ना। ए क्रॉस बी का जो एलिमेंट है, जैसे कि फिर से रिपीट करता हूँ, ए का जो एलिमेंट कैसा लिखा है, करली ब्रैकेट लगाया गया है करली ब्रैकेट, उसके बाद एलिमेंट क्या है 1, फिर नेक्स्ट एलिमेंट 2, तो दोनों के बीच में क्या लगा है, कॉमा, उसके बाद 2 के बाद कॉमा 3। तो हम सेपरेट करते हैं एलिमेंट्स को इंडिविजुअल सेट में, यही सीखे हैं हमने सेट थ्योरी में। वैसे ही बी के एलिमेंट क्या है, ए और बी, तो करली ब्रैकेट के अंदर ये लिखा हुआ है। अब ए क्रॉस बी ये भी एक सेट होता है, जो मैं ऊपर आपके लिए लगा दिया हूँ नोटेशन के बाद कि ए क्रॉस बी इज आल्सो अ सेट, लेकिन सेट है तो उसमें कुछ ना कुछ तो एलिमेंट होंगे। तो ये ए क्रॉस बी जो सेट है उसका जो एलिमेंट होता है वो ऑर्डर्ड पेयर टाइप का होता है। ठीक है, तो वो कैसे होता है, 1 और कॉमा ए और आपका स्मॉल ब्रैकेट बंद, ये ऑर्डर्ड पेयर है। तो ए क्रॉस बी के एलिमेंट किस रूप में होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर के रूप में होते हैं। तो देखिए कितना एलिमेंट हो गया, 1 और ए को हम एक एलिमेंट गिनेंगे, फिर 1b 2 एलिमेंट, 2a थर्ड, 2b फोर्थ, 3a फिफ्थ और 3b 6। तो हमको नंबर ऑफ एलिमेंट क्या मिला, ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या मिला, 6 मिला। तो कुछ रिलेशन लग रहा है क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट ए में 3 है और बी में 2 है, और नंबर ऑफ ए क्रॉस बी में कितने हैं, 6। तो 3 और 2 को अगर हम गुना करते हैं तो क्या आता है, 6 आता है। तो ये एक रिलेशन है जो आपको मैं आगे के स्लाइड में बताऊंगा। प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट में, कि देखिए पहला प्रॉपर्टी यही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बाकी प्रॉपर्टी को तो आपको सिर्फ समझना है, जो इजी आप समझ जाएंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट इन एम और नंबर ऑफ एलिमेंट बी इक्वल टू एन है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी में कितने होते हैं, एम एन, मतलब एम गुना एन एलिमेंट होते हैं। क्लियर है, तो देखिए ए क्रॉस बी वाला हो गया। अब देखिए इसी क्वेश्चन का जो हम एग्जाम्पल लिए हैं, हमारा जो एग्जाम्पल क्या है, ए जो है हमारे पास है 1 2 एंड 3 और बी जो हमारे पास सेट है वो है ए बी। अब हम लोग इसको ए क्रॉस बी निकाल लिए, अब निकालते हैं बी क्रॉस ए। तो अब ऑर्डर इंपॉर्टेंट हो गया। अब बी के एलिमेंट पहले आएगा तो पहले यहाँ से उठाते हैं, ए को बी से लिखते जाइए, बी से ए उठा और ए से 1, फिर बी से अभी भी ए चलेगा और ए से 2, फिर बी से अभी भी ए चलेगा और ए से 3, क्योंकि अभी तक एलिमेंट ए का ख़त्म नहीं हुआ था। एक एक एलिमेंट फर्स्ट सेट का पकड़ना है और सेकेंड सेट के प्रत्येक एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर में लिखना है। जब सेकेंड सेट का एलिमेंट खत्म हो जाए तो फर्स्ट सेट से दूसरा एलिमेंट उठाना है। क्लियर है, तो हमारा जो फर्स्ट सेट से देखो हम क्या ए उठाए, दूसरा सेट हमारा क्या था, ए था। क्लियर है, इसको आप ऐसे समझिए, इसको मैं पीछे लिख देता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, है ना। ठीक है, पहला वाला तो जो एग्जाम्पल का हम पहला पार्ट किए हैं वो सही लिखा है। इसको हम लिखने का तरीका बस बदल देते हैं, हम इसको जो बी यहाँ लिखा है अब हम लोग इसके पीछे में ए कर देते हैं। क्लियर है, हमारा ए सेट जो है इधर पीछे आ गया, ए इक्वल टू 1 2 और 3। तो अब देखिए हमको निकालना है बी क्रॉस ए, इसलिए हम लिखे बी को पहले। तो बी का पहला एलिमेंट उठाएं ए, अब उसको फिक्स कर दिए। अब ए से पहला एलिमेंट 1, तो 1 के साथ हो गया।
अब ए का एलिमेंट तो अभी खत्म नहीं हुआ है, तब तक हम बी से नया एलिमेंट पिक नहीं करेंगे, तो बी का एलिमेंट ए ही रहेगा, ए का एलिमेंट 2, फिर ए के साथ 3। अब ए वाले में एलिमेंट सेकेंड सेट में ख़त्म हो गया, तो यहाँ से हम नेक्स्ट एलिमेंट उठाएंगे फर्स्ट सेट से बी, तो बी का 1, फिर उसके बाद बी का 2, और फिर उसके बाद बी का किसके साथ, 3 के साथ। तो यहाँ भी आप देखिए कि 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ भी नंबर ऑफ एलिमेंट बी क्रॉस ए में क्या हो रहा है, 6 आ रहा है। क्लियर है? तो आपको क्या क्या समझ में आ रहा है कि यदि हम ए और बी है फाइनाइट सेट है, तो ए क्रॉस बी में भी उतने एलिमेंट आएंगे जितने बी क्रॉस ए में आएंगे, सिर्फ एलिमेंट की संख्या बराबर रहेगी, लेकिन क्या सेट बराबर रहेगा, बिल्कुल नहीं। देख लो, इसमें अलग ही टाइप के एलिमेंट है, ऑर्डर, और यहाँ पे ऑर्डर जस्ट चेंज है, तो इसको बराबर तो हम नहीं मान सकते, क्योंकि सेट कब बराबर होता है, केवल नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर होने से सेट जो है बराबर नहीं होते हैं, उसको तो हम इक्विवेलेंट सेट बोलते हैं, पहले ही पढ़ चुके हैं। इक्वल सेट क्या होता है, जब नंबर ऑफ एलिमेंट भी बराबर हो और प्रत्येक एलिमेंट भी एक दूसरे में हो, तब ऐसी स्थिति में हम बोलते हैं इक्वल सेट। ठीक है? तो ये जो हम प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं उसका हम पहले से थ्रू एग्जांपल देख लिए हैं। तो पहला प्रॉपर्टी आपको पता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए अगर m है, बी में अगर n एलिमेंट है, तो दोनों क्रॉस प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी में जो एलिमेंट होंगे वो दोनों एलिमेंट के गुना के बराबर होंगे। ठीक है? क्लियर? इसका आगे का प्रॉपर्टी मैं लिख रहा हूँ, देखते रहिए। दूसरा, ये सिर्फ फाइनाइट सेट के लिए होगा ना, क्योंकि मैं लिखा हूँ m n n करके। दूसरा हम देखते हैं कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट है a क्रॉस b हमेशा बराबर होंगे नंबर ऑफ b क्रॉस a के लिए। ठीक है? क्लियर है? ये भी हमको समझ में आ रहा है। नंबर ऑफ एलिमेंट लिखा हुआ है ना। तीसरा, a क्रॉस b इज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a। ठीक है? जनरली देखिए, अभी दोनों प्रॉपर्टी को समझिए, है ना। मैं जो पेन से आपके लिए लिख रहा हूँ, फर्स्ट मैं लिख रहा हूँ इक्वल का साइन, नंबर ऑफ एलिमेंट, तो हम a क्रॉस b करें या b क्रॉस a करें, जो एलिमेंट की संख्या है, ऑर्डर पेयर की संख्या दोनों सेट में उतने ही आने हैं, इसलिए हम ये बोल रहे हैं कि दोनों सेट में एलिमेंट्स की संख्या बराबर होगी। लेकिन नीचे तीसरे वाले डेफिनेशन में हम क्या बोल रहे हैं कि ये दोनों जनरली बराबर नहीं होते हैं, है ना। क्लियर है? स्पेशल केस में बराबर हो जाएंगे, वो हम बाद में देखेंगे। क्लियर है? तो ये थर्ड हो गया। थर्ड प्रॉपर्टी भी आपको समझ में आया होगा कि सेट बराबर नहीं होते हैं, लेकिन सेट में, दोनों सेट में जो एलिमेंट्स हैं उनकी संख्या हमेशा बराबर होती है फाइनाइट सेट के केस में। ठीक है? अब इसके बाद आप आगे का प्रॉपर्टी खुद सोचिए। अगर इनमें से ए और बी में से कोई भी एक सेट जो है एम्प्टी सेट हो जाए, है ना, इसको मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, आपसे बस डिस्कस कर रहा हूँ। अगर ए और बी में से कोई भी सेट, एक नया स्लाइड ले लेता हूँ, उसमें आपको थ्रू एग्जांपल समझा देता हूँ। अगर ए जो है एलिमेंट है इसमें 1 2 एंड 3, और बी जो एलिमेंट है, देखिए चौथा प्रॉपर्टी है, तो चौथा प्रॉपर्टी समझ जाइए, बी जो है 5 है ना। ये 5 लिखें या ये लिखे, करली ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं लिखते तो उसको एम्प्टी सेट बोलते हैं। तो अब आप बताइए कि ए क्रॉस बी में ऑर्डर्ड पेयर के लिए कोई एलिमेंट आएगा क्या? 1 के साथ आप किसको लिखोगे? 1 के साथ कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है तो ऑर्डर पेयर कैसे बनेगा? ऑर्डर पेयर के लिए तो आपको 2 एलिमेंट ही चाहिए, जैसे कि हम पीछे देखे हैं ए कॉमा बी। तो हमारे पास यहाँ पे 1 है कॉमा, लेकिन 5 थोड़ी लिखेंगे, वो तो एलिमेंट में आ जाएगा, 5 तो कुछ नहीं होता है ना, कुछ भी नहीं है। तो इसलिए ए क्रॉस बी भी क्या आ गया? एम्प्टी सेट आ गया। ठीक है? तो इससे आप क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि यदि 2 सेट में से कोई भी एक सेट एम्प्टी है, तो ऐसी स्थिति में उनका क्रॉस प्रोडक्ट भी एम्प्टी सेट आएगा। क्लियर है? ये नॉर्मल डिस्कशन है जो आपको ऑब्वियस समझ में आएगा। नेक्स्ट है ए, जो मैं फिर से लेता हूँ 1 2 एंड 3, और मैं बी ले लेता हूँ नेचुरल नंबर का सेट। क्लियर है? नेचुरल नंबर का सेट, तो नेचुरल नंबर का सेट मतलब बी कहाँ से जा रहा है? 1 2 3 4 5 6, ये क्लियर है, अप टू इन्फिनिटिव। तो अब ऐसे केस में आप बताइए ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट आएंगे?
क्या इसको हम लिख सकते हैं नॉर्मली? 1 का जब हम ऑर्डर पेयर बनाना शुरू करेंगे, चलिए हम ट्राई करते हैं, A क्रॉस B इक्वल टू, अभी हम 1 को पहले पर स्टार्ट करते हैं, एक एलिमेंट फर्स्ट सेट का, और उसके बाद हर एलिमेंट सेकेंड सेट का लेते जाते हैं जब तक खत्म ना हो। तो 1 1 1 2 फिर 1 3, ये ऐसा। क्या ये 1 के साथ कभी खत्म होगा? बारी तो 2 की बाद में आएगी, पहले 1 के साथ आप सोचिए कि ये क्या कभी खत्म होगा? तो ये कहाँ तक जा रहा है? इनफाइनाइट जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? यदि दोनों सेट में से कोई भी एक सेट इनफाइनाइट हो जाए तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी में भी इनफाइनाइट हो जाएगा। ये सिर्फ डिस्कशन है, आपको समझ में आ जाएगा। एज ए प्रॉपर्टी आपको एकदम इसको रटना नहीं, चीज़ों को आपको समझना है। क्लियर है? इसमें से सबसे मेजर जो प्रॉपर्टी है वो यही है कि अगर ए में m एलिमेंट है, बी में n, तो दोनों का प्रोडक्ट होता है फाइनाइट सेट के केस में, है ना। और मैं आगे आपको इनफाइनाइट और एम्प्टी सेट के केस में 4th और 5th नंबर में थ्रू एग्जाम्पल आपको समझा दिया हूँ। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की ओर। ग्राफ ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट। ठीक है, अब ग्राफ भी हम इसका प्लॉट कर सकते हैं। क्लियर है? ग्राफ हम इजीली प्लॉट कर सकते हैं इसका। ग्राफ ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। क्लियर है? तो अब हम लेते हैं जो एग्जांपल हम लेके चले हैं उसी को। ठीक है, या हम एग्जांपल चेंज कर देते हैं, 1 2 एंड 3, और बी ले लेते हैं हम 2 एंड 3। तो हमारा ए क्रॉस बी में क्या क्या एलिमेंट आ जाएगा? पहले 1 2, फिर 1 3, फिर उसके बाद 2 से स्टार्ट करेंगे तो 2 2, और फिर आ जाएगा 2 3, फिर हम 3 से स्टार्ट करेंगे तो 3 2, और आ जाएगा आपका 3 3। ये हो गया आपका कंप्लीट एलिमेंट, 6 एलिमेंट। तो अब हम इसको जैसे हम पहले की क्लासेस में सीखे हैं नंबर लाइंस पे प्लॉट करना, सेम वैसे ही हम इसको प्लॉट कर सकते हैं। जैसे कि ये हमारा अगर सेट ए का एलिमेंट है और ये हमारा सेट बी का एलिमेंट है, तो हम पॉजिटिव साइड में ले रहे हैं, तो 1, ये हो गया हमारा 1, ये हो गया 2, और हमारा ये हो गया 3। ये सेम दूरी पे हमारा बी में ऊपर के लिए हम पॉजिटिव लेंगे, 1 2 और 2 तक की जरूरत है, ये हो गया हमारा 3। तो हम जैसे प्लॉट हम नॉर्मल सीखे हैं सेम वैसे ही प्लॉट करेंगे। पहला एलिमेंट हमारा क्या है? 1 ए में और 2 इसमें, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ से इस टाइप का, और यहाँ से 2। तो ये वाला जो फील्ड सर्कल है वो हमारा पॉइंट हो गया 1 2। फिर हम क्या करेंगे? 1 में ही 1 से 3, तो 3 हम थोड़ा इधर ऊपर आ जाएंगे, और ये हो गया हमारा 3 पॉइंट। क्लियर है? 1 3। फिर 2 के लिए आएंगे तो 2 और 2, तो ये हो जाएगा हमारा 2, और ये हो जाएगा हमारा 2। तो इस तरह से हम कार्टेशियन प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट के एलिमेंट को प्लॉट कर सकते हैं। लेकिन अभी आपको इसको कनेक्ट नहीं करेंगे, है ना, जैसे हम जनरली ग्राफ को कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे एक कनेक्टेड ग्राफ नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे तो फाइनाइट पॉइंट मिल रहे हैं। हमारा ये पर्पस है बस कि हम ग्राफ पे इन पॉइंट्स को प्लॉट करके दिखा सकते हैं, है ना। क्लियर? बस इतना ही है इसका मतलब 3 पॉइंट मैंने प्लॉट कर दिया है, बाकी 3 भी आप इस तरह से प्लॉट कर सकते हैं, है ना। तो आगे देखते हैं हम एरो डायग्राम। अब स्टार्ट होता है आपका एरो डायग्राम। ये डायग्राम हमको सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम आगे जो रिलेशन है, अभी तो हम क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में ही पढ़ रहे हैं, जो रिलेशन है उसमें यही चीज़ें देखेंगे, सबसे ज़्यादा एरो डायग्राम से चीज़ों को समझेंगे। तो अब हम लेते हैं एरो डायग्राम। एरो डायग्राम के लिए हम सबसे पहले लेते हैं एक डायग्राम जो हमेशा थ्रू आउट आपको फंक्शन, पूरे रिलेशन से लेके आपको फंक्शन तक यही डायग्राम देखना होगा, और इसी से हम सीखेंगे। क्लियर है? तो अब स्टार्ट करते हैं एरो डायग्राम को समझना। सेम एग्जांपल अब फिर से लेते हैं जो पहला एग्जांपल हम लिए थे। क्लियर है? ए इज इक्वल टू एरो डायग्राम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स 1 2 एंड 3, ये हम लिए थे।
और हमारा सेट बी में था पहला एग्जाम्पल ए एंड बी। तो हमारा ए क्रॉस बी में क्या क्या एलिमेंट था एक बार और लिख लेते हैं जल्दी जल्दी। 1A 1B एंड 1A और 1B, हाँ ये हो गया खत्म। और उसके बाद है हमारा नेक्स्ट 1A 1B। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट 2A, नीचे आ जाते हैं 2B। उसके बाद है 3A और 3B। ये हो गया हमारा ए क्रॉस बी का एलिमेंट। तो इसको हम कैसे एरो डायग्राम के थ्रू दिखाते हैं, ये हमारा हो गया जो ए और ये हो गया हमारा बी। क्लियर है। ए में हमारे पास क्या क्या सेट है 1 2 एंड 3 और बी में हमारे पास है एलिमेंट 1A एंड बी। ठीक है। तो हम सिंपली जैसे कनेक्ट करते हैं वैसे ही है। 1 का पहला एलिमेंट देखिए 1 किससे कनेक्ट हुआ है, 1 कनेक्ट हुआ है ए से। फिर 1 किससे कनेक्ट हुआ है बी से। फिर सेम 2 किससे कनेक्ट हुआ है ए से। फिर 2 किससे कनेक्ट हुआ है बी से। सेम 3 किससे कनेक्ट हुआ है ए से और 3 कनेक्ट हुआ है बी से। तो ये जो कनेक्शन है, ये जो हम डायग्राम बना रहे हैं इसी को एरो डायग्राम बोलते हैं और कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा समझने के लिए नहीं है। बट यही एरो डायग्राम आपको रिलेशन और फंक्शन का कॉन्सेप्ट समझाएगा और रिलेशन और फंक्शन में जो बेसिक डिफरेंस है, जो अंतर है वो आपको समझना होगा, क्योंकि हम मेजर पार्ट फंक्शन का करेंगे। रिलेशन के कंपैरिजन में फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फंक्शन हम पढ़ेंगे तो फंक्शन के बाद उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे फंक्शन की। फिर आगे हम फंक्शन का लिमिट निकालना सीखेंगे, कंटिन्यूटी निकालना सीखेंगे, डिफरेंशियबिलिटी सीखेंगे, फिर डिफरेंशिएशन भी हम फंक्शन का करेंगे। तो फंक्शन एक बार चालू हो जाएगा तो वो थ्रू आउट पूरा सिलेबस में फंक्शन के बिना हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो अब बात आती है रिलेशन की। क्लियर है। तो रिलेशन को मैं केवल एक लाइन में आप डिफाइन कर रहा हूं। अगर हमारे पास दो सेट है, इफ ए, दो की जरूरत पड़ेगी क्योंकि रिलेशन बताने के लिए कम से कम दो चीज़ों की जरूरत होती है। हम अपने घर में भी रिलेशन बताते हैं, तो माँ बेटा इस टाइप की जो है रिलेशन, तो सेम चीज़ें हैं सेट के साथ। तो रिलेशन बताने के लिए हमको कम से कम दो सेट की जरूरत पड़ेगी और उसमें दोनों सेट सेम भी हो सकते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। इफ ए एंड बी बी टू सेट्स देन। अब इसके बाद जो मैं लिख रहा हूं उसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा कि रिलेशन क्या होता है। देन रिलेशन को हम डिनोट करेंगे आर से, और इस चीज को रिलेशन को हम डिनोट करेंगे आर से। रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। इसको और थोड़ा सा मैं बीच में डेफिनेशन, देन यहाँ पे देन रिलेशन आर, यहाँ से बीच में एक पॉइंट शामिल कर रहा हूँ, फ्रॉम ए टू बी। इफ ए एंड बी बी टू सेट्स देन रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी। अगर आपको कहाँ से बोला जा रहा है ए से बी में रिलेशन बोल रहा है तो वो सबसेट होगा ए क्रॉस बी का, एंड रिलेशन आर फ्रॉम बी टू ए इज सबसेट ऑफ, क्या हो जाएगा, बी से ए बोला जा रहा है तो सबसेट ऑफ बी क्रॉस ए हो जाएगा। क्लियर है। इस चीज को आप अच्छे से समझिएगा। अगर ए से बी में रिलेशन बोला जा रहा है तो रिलेशन जो होता है वो सबसेट होता है ए क्रॉस बी का, और अगर आपको रिलेशन बोला जा रहा है बी से ए में तो वो सबसेट होगा बी क्रॉस ए का। क्लियर है। तो नेक्स्ट हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये हो गया हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल 1। हम ले लेते हैं सेट में एलिमेंट 1 2 3 एंड बी ले लेते हैं हम। बी जो हमारा सेट हो जाएगा वो ले लेते हैं हम 2 3। क्लियर है। अब रिलेशन आर,
रिलेशन आर हम डिफाइन करते हैं ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी। अगर ये बिलोंग्स टू, इस चीज़ को समझिए, बिना लैंग्वेज के आपको रिलेशन किसमें बताने पूछ रहा है। ये बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी मतलब रिलेशन वो पूछ रहा है ए से बी में। क्लियर है? ए जो है ए का एलिमेंट है और बी जो है बी का एलिमेंट है, हम पहले भी देख चुके हैं। अब हमको फाइंड करना है इसमें कोई कंडीशन, ए प्लस बी इज लेस देन 3। क्लियर है? a प्लस बी इज लेस देन 3, तो ये रिलेशन है। तो ये हमको क्या फाइंड करना है, हमको ये r फाइंड करना है। क्लियर है? समझते रहिए ये क्वेश्चन को। आपको ये रिलेशन फाइंड करना है, ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, ए प्लस बी दोनों नंबर का जो सम है वो 3 से छोटा आना चाहिए। तो इसमें आर में कितना एलिमेंट आएगा ये आपको फाइंड करना है। तो फिर से स्टेप बाय स्टेप देखिए। सबसे पहले हम फिर से पीछे जाते हैं। रिलेशन क्या होता है, सबसेट होता है ए क्रॉस बी का, है ना। अब ए क्रॉस बी ही समझिए, बी क्रॉस ए तो मैं आपको समझाने के लिए कि कभी भी वो चेंज कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको पता होनी चाहिए कि अगर ए से बी में बोल रहा है तो ए क्रॉस बी का सबसेट, और बी से ए में बोल रहा है तो बी क्रॉस ए का सबसेट होगा। ठीक है? तो सबसेट किसका होता है, ए क्रॉस बी का, मतलब बड़ा सेट कौन सा है, ए क्रॉस बी है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं, सारी चीज़ों को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं ए क्रॉस बी। रिलेशन तो आप ऐसे भी निकाल लेंगे देख के, बट फिर हम समझते हैं ए क्रॉस बी पहले निकालते हैं। सो ए क्रॉस बी छोटा छोटा लिखते हैं। क्या हो जाएगा ए क्रॉस बी में 1,2, दूसरा एलिमेंट 1,3, फिर 2 से स्टार्ट करेंगे 2,2, फिर 2,3 और फिर 3,2 और 3,3। ये हो गया आपका ए क्रॉस बी। अब इसमें इतना लिखने के बाद हमको समझ में आ जाएगा कि हमको क्या चेक करना है। हमको ये ऑर्डर्ड पेयर देखिए ऊपर, इसको इससे देखिए, ये जो आर जो फाइंड करने जो बोला गया है उसको इससे कंपेयर करिए। ए क्रॉस बी में तो मैक्सिमम एलिमेंट आएंगे, जितना ए और बी के एलिमेंट है उनके दोनों का गुणा करने पर उतने एलिमेंट। लेकिन रिलेशन में जरूरत हमेशा ये है कि वो बराबर एलिमेंट आए जितने ए क्रॉस बी में, है ना। वो जब हम टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ेंगे अभी इसके आगे तो आपको समझ में आएगा। क्लियर है? तो अब इनमें ऑर्डर पेयर को देखिए, आप क्या कर रहा है रिलेशन में। देखिए ऊपर में दोनों को ऑर्डर पेयर में ये लिखा हुआ है, दोनों को जोड़ के देखो कि अगर वो 3 से आता है तो आपके रिलेशन में आएगा आंसर। क्लियर है? तो हम रिलेशन आर फाइंड करना शुरू करेंगे। तो देखिए 1 2, 1 और 2 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 3, लेकिन 3 हमको चाहिए क्या, नहीं चाहिए। 1 3 4 हो गया, दोनों को ऐड किए तो क्या ये हमको चाहिए, नहीं, तो ये भी हमारे आंसर में नहीं आएगा। 2, 2 कितना आएगा 4, 2 3 5, 3 2 5, 3 3 कितना 6। तो कोई भी एलिमेंट हमारे रिलेशन में आ रहा है क्या, तो ऐसी स्थिति में रिलेशन क्या हो गया, एम्प्टी सेट आ गया कि इस रिलेशन का कोई आंसर नहीं है, मतलब एम्प्टी सेट है। क्लियर है? अब इसी चीज को मैं आपको चेंज करके बता रहा हूँ। ये जो सेम क्वेश्चन है उसमें मैं एक चेंजेस कर रहा हूँ, इसको समझिए। अब a प्लस बी के जगह में a प्लस बी लेस देन आर इक्वल टू हो गया कंडीशन। ठीक है? क्लियर? लेस देन आर इक्वल टू। अब 3 के बराबर भी सम हमको चलेगा। क्लियर है? तो अब ऐसी स्थिति में आप बताइए, फिर से चेक कीजिए, किसको चेक करेंगे, ए क्रॉस बी को चेक करेंगे, है ना। अभी बस ए क्रॉस बी लिख रहे हैं, बाकी टाइम आपको जरूरत नहीं होगी कि हमेशा ए क्रॉस बी आप लिखिए, क्योंकि ए क्रॉस बी लिखना हमेशा पॉसिबल नहीं होता है, वो तो बहुत बड़ा सेट होता है ना। ये पहला क्वेश्चन है इसलिए समझाने के लिए। तो अब देखिए पहला एलिमेंट ए क्रॉस बी का 1 2 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 3, और 3 चलेगा इस बार, हाँ इस बार चलेगा, तो हमारे आंसर में आ गया 1 2। उसके बाद 1 3 4 हो गया, नहीं आएगा, 2 2 4 हो गया, 2 3 5 हो गया, और कोई भी आंसर नहीं आएगा। तो अब इस स्थिति में हमारे पास आंसर में क्या आ गया, रिलेशन 1,2 सिंगलटन सेट आ गया। इसको सिंगलटन सेट बोलेंगे। एक ही एलिमेंट है, आप इसको कभी 2 एलिमेंट मत समझिए। ऑर्डर्ड पेयर एक अकेला एलिमेंट होता है ए क्रॉस बी का या बी क्रॉस ए का, किसी भी क्रॉस प्रोडक्ट का। क्लियर है?
तो यहाँ पे केवल एक आंसर आया। समझ में आ गया कि रिलेशन कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो ये हुआ आपका रिलेशन। अब रिलेशन का हम देखते हैं डोमेन, रेंज और क्या, डोमेन, रेंज और कोडोमेन ऑफ अ रिलेशन। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं मैपिंग डायग्राम। ठीक है, एरो डायग्राम या मैपिंग डायग्राम ऑफ रिलेशन, इस चीज़ को आप, मैं एक टॉपिक लिख रहा हूँ, एरो डायग्राम और मैपिंग डायग्राम। क्लियर है? लेकिन किसका? ऑफ रिलेशन। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेम एरो डायग्राम और मैपिंग डायग्राम बनेगा आपका फंक्शन का, जो पूरा ही अलग होगा रिलेशन से। क्लियर है? तो इसलिए स्पेसिफिक कर दिया हूँ कि आपको अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो है किसका? रिलेशन का। ये हमारा हो गया फिर से 2 शेप ले लिए। अब एग्जांपल लेते हैं इसके लिए। ए इज इक्वल टू, रिलेशन का हम एरो डायग्राम बना रहे हैं, इस चीज़ को आपको समझिए। फिर से नया एग्जांपल ले रहे हैं, इसको फिर से समझिए। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका, फिर से हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से? 1 2 3 से। सेम एग्जांपल 1 2 एंड 3, और नेक्स्ट हो जाएगा आपका बी 2 एंड 3। क्लियर है? अब हम रिलेशन लेते हैं आर, ए बी। अब ए बी जब लिखा गया है तो आपको यहाँ पे नहीं बताया जाता है कि बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, जैसे मैं यहाँ पे स्पेसिफिक कर दिया हूँ, तब भी आपको समझना है कि ये ए क्रॉस बी के बारे में ही बोला जा रहा है। ठीक है, कंडीशन क्या है? ए से आ रहा है, बी से आ रहा है। अगर ऐसा नहीं बोला जाए तब भी आपको समझना है कि ए क्रॉस बी में ही बोला जा रहा है ना। कई बार बाई डिफॉल्ट आपको समझना होता है। मैं स्पेसिफिक कर दिया हूँ कि हम रिलेशन ए क्रॉस बी मतलब ए से बी के बारे में बात कर रहे हैं। क्लियर है? अब इसमें हम देखते हैं ए प्लस बी, ए प्लस बी ठीक है। रेंडमली कोई भी चीज़ मैं लिख रहा हूँ, आप कुछ भी ऐसा अपने अकॉर्डिंग कोड करके क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, ए बी, ए क्रॉस बी का है, और हमको कैसा कंडीशन चाहिए ये देखिए। दोनों एलिमेंट को जब हम जोड़ते हैं तो 4 और 5 के बीच में आना चाहिए। 4 भी शामिल है, 5 भी शामिल है। बेबी कर्व मेथड में हम काफ़ी अच्छे से सीख चुके हैं कि लेस देन और इक्वल टू का मतलब क्या होता है? दोनों शामिल है। क्लियर है? जो बाउंड्री कंडीशन है ना, क्लोज ब्रैकेट वाली कंडीशन होती है। ठीक है, तो अब हम इसको पहले तो डायरेक्ट प्लॉट करने का कोशिश करते हैं। ये है हमारा ए और ये है हमारा बी। ठीक है, क्लियर? और हमारे पास ये है 1 2 और 3। हमको एरो निकालना है, एरो डायग्राम है या मैपिंग डायग्राम इसी को बोला जाता है। और बी में कितने एलिमेंट है? 2 और 3। ठीक है, तो आप अगर डायरेक्ट जोड़ने में जोड़ नहीं पा रहे हैं तो सबसे पहले हम रिलेशन निकालते हैं। ये जो हमको रिलेशन ये फाइंड करना है ना, ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं ए क्रॉस बी। फिर से इस क्वेश्चन के लिए वापस से एक बार, अभी स्टार्ट में हम जितना प्रैक्टिस करें ज़्यादा बेटर है। 1, 2, फिर जब नेक्स्ट वीडियो में जब हम सिर्फ क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे ये सारी चीज़ आपको आने चाहिए। 1, 2, 1, 3, फिर उसके बाद हो गया आपका 2, और 2, हो गया आपका 3, फिर उसके बाद हो गया आपका 3, 2 और 3, 3। ये हो गया आपका करली ब्रैकेट बंद। ठीक है, अब इसके बाद हम आर का आंसर निकालते हैं। ठीक है, जोड़ते हैं अगर हम दोनों एलिमेंट के आर्डर पेयर को, तो हमारा जो वैल्यू है 4 आना चाहिए और 5 के बीच आना चाहिए। तो इसमें हमको क्या मिलेगा? नंबर्स ही मिल रहे हैं, इंटीजर नंबर, तो बीच का कोई वैल्यू नहीं मिलेगा। 4.5 इस टाइप का पॉसिबल है क्या? क्योंकि ये जो सारे जो नंबर हम ले रहे हैं वो नेचुरल नंबर ले रहे हैं। ठीक है, तो आंसर भी हमारा नेचुरल नंबर में आएगा। तो ऐड करते जाते हैं फटाफट। 1 और 2 को ऐड करेंगे तो क्या आ रहा है? पहला वाला जो ऑर्डर पेयर है, पहला ऑर्डर पेयर हमको 1 और 2 मिल रहा है। क्या ये हमारे आंसर में शामिल होगा? 1 और 2 को ऐड कर रहे हैं तो 3 नहीं आएगा।
1 और 3 को ऐड कर रहे हैं 4, तो 4 चलेगा क्या? हाँ चलेगा। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, 1 और 3 को लाएंगे अपने आंसर में, 2 और 2, तो 2 और 2 को भी ऐड कर रहे हैं तो 4 चलेगा। फिर 2 और 3, तो 2 और 3 को भी ऐड करने पर 5 है, क्योंकि हम 5 तक जा सकते हैं। उसके बाद 3 और 2 को ऐड करने पर वो भी 5 होता है, तो 3 2 भी आंसर में आएगा। लेकिन लास्ट वाला 3 और 3 ऐड करने पर क्या रहा है 6, लेकिन 6 तो हमारे रेंज में ही नहीं है, क्योंकि उस रिलेशन में क्या चाहिए उसको, 4 से बड़ा या 4 भी चलेगा और 5 से छोटा 5 भी चलेगा। तो इसलिए 3 नहीं चला और 6 नहीं चला। तो हमारे रिलेशन में कितने पॉइंट आ गए, 4, और ए क्रॉस बी में कितने हैं, 6। इसलिए रिलेशन जो है हमेशा सबसेट होता है, जो हम बात कर रहे हैं ना। फिर से मैं आपको स्लाइड में पीछे जाके बता देता हूँ। मेरा ये एग्जाम्पल छोटा छोटा बेसिक एग्जाम्पल लेने का मतलब ही यही है कि आप रिलेशन के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए। रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, बेसिक कॉन्सेप्ट अभी इतना ही है, ए क्रॉस बी तो सबसेट है रिलेशन, तो ए क्रॉस बी बड़ा है, सुपर सेट है, तो सुपर सेट में तो नंबर्स ज़्यादा होंगे, जैसा हम सेट थ्योरी में पढ़ के आए हैं। तो यहाँ भी सभी एग्जाम्पल में आप देख लीजिए कि रिलेशन में नंबर्स कम ही है। मैक्स टू मैक्स कितना हो सकता है, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, मतलब खुद के बराबर हो सकता है वो, मतलब ए क्रॉस बी के बराबर रिलेशन जा सकता है, जिसको हम आगे अलग अलग कैटेगराइज करेंगे कि उनको क्या बोला जाता है। तो देखिए 1 3 आ गया एलिमेंट, 2 2 आ गया, 2 3 आ गया और 2 3 2 आ गया। तो अब देखिए कि हमारा जो एरो डायग्राम है वो हम बनाना स्टार्ट करते हैं। क्या 1 2 से कनेक्ट हुआ है, नहीं हो पाया। देखो हमारा पहला एलिमेंट 1 जो किससे कनेक्ट हुआ है, 3 से कनेक्ट हुआ है। उसके बाद हमारा 2 किससे कनेक्ट हुआ है, 2 से कनेक्ट हुआ है। उसके बाद हमारा 2 जो है किससे कनेक्ट हुआ है, 3 से भी कनेक्ट हुआ है। क्लियर है। वैसे ही हमारा 3 जो है किससे कनेक्ट हुआ है, 2 से कनेक्ट हुआ है ना। तो देखो इससे पहले वाले जब हम ए क्रॉस बी किए थे तो ए क्रॉस बी में सारे एरो निकल गए थे, लेकिन यहाँ पे कम एरो होते जा रहे हैं। क्लियर है। तो रिलेशन जो है सबसेट होता है, इसीलिए कम एरो हो गए। क्लियर है। ये हो गया आपका। अब देखिए यहाँ पे रिलेशन में यहाँ पे 2 से जो 2 वाला ए में जो पॉइंट है 2 है, उसमें से 2 एरो निकल रहा है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान से समझना। क्लियर है। इसी चीज़ को मैं आपको आगे के स्लाइड में फिर से समझाता हूँ। एक फिर से एक आपके लिए ये एक हो गया। इस चीज़ को समझना, उसके लिए मैं एग्जांपल और लेके नहीं चल रहा हूँ, आपको इसी डायग्राम के थ्रू समझा रहा हूँ। इस चीज़ को अच्छे से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। वेट अ मोमेंट स्टूडेंट, लाइट ऑफ हो गया है। चलिए स्टूडेंट, तो देखते हैं यहाँ पे रिलेशन को समझाने के लिए मैंने एक और चीज़ आपके सामने रखा है। ए में ध्यान से समझिएगा, इसमें जो एरो डायग्राम मैं आपको समझा रहा हूँ, ये एरो डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैं फंक्शन पढ़ाऊँगा तब आपको रिलेशन और फंक्शन में जब डिफरेंस है वो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, है ना। तो पहले अभी हम रिलेशन की बात कर रहे हैं, तो सिर्फ रिलेशन को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए आपके पास ए मैंने एक सेट लिया है जिसमें 6 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6, और बी मैंने एक दूसरा सेट लिया है जिसमें एलिमेंट है 1 A B C D E। ओके, यहाँ तक आपके पास एलिमेंट्स हैं। क्लियर है। तो टोटल कितने एलिमेंट है, ए के पास 6 और बी के पास कितने एलिमेंट है, 5। तो हमारे ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट आएंगे, 30, 6 25 30, ये मैंने लिख लिया। ठीक है, टोटल एलिमेंट कितने आएंगे, 30। ठीक है। और रिलेशन क्या होता है, सबसेट होता है किसका, ए क्रॉस बी का। ठीक है। रिलेशन जो है आपका, रिलेशन जो है, इसको हटाते हैं, रिलेशन जो है वो सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। ठीक है, क्लियर है। रिलेशन जो सबसेट होता है ए क्रॉस बी का, ये हो गया हमारा, ये हम अभी जस्ट पढ़े हैं। क्लियर है। अब बताइए कि टोटल रिलेशन कितने होंगे। ठीक है, तो टोटल रिलेशन कितने हो सकते हैं, जिसमें जितना ए क्रॉस बी के सबसेट बनाए जा सके। क्लियर है। आप इसको 30 को, ये जो मैंने 30 मार्क किया है, 30 एलिमेंट है। क्लियर है। बहुत ध्यान से समझिएगा। मैं 2 स्लाइड लेके चलता हूँ आपके लिए, एक ब्लैंक स्लाइड
ए क्रॉस बी, हमारे पास ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट आ रहे हैं, जैसे कि मैं अभी A1A 1B ऐसे ही करते करते कितना आ जाएगा लास्ट में 1 ABCDE तक लिए हैं क्या, एक बार देखते हैं 5 एलिमेंट हम कहाँ तक लिए हैं, यहाँ 6 और वहाँ E तक, ठीक है देखते रहिए। तो ये हो गया स्टूडेंट आपका E तक। वैसे ही हम स्टार्ट करेंगे 2 से 2A 2B और ये जाएगा हमारा कहाँ तक 2 और E तक, क्लियर है। वैसे 3 के लिए यही केस होगा, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए और लास्ट में 6 के लिए, ऐसे ही कॉमा लग के, क्लियर है। तो 6 के लिए भी क्या होगा 6A 6B और ऐसे चल के क्या हो गया 6E। ये जो एलिमेंट है स्टूडेंट ये है टोटल 30, ठीक है। फिर से वापस मैं प्रीवियस स्लाइड में आता हूँ। तो रिलेशन जो क्या होता है, सबसेट होता है A क्रॉस B का। तो A क्रॉस B का जितना भी सबसेट आएगा, जितना भी सबसेट आएगा उतना रिलेशन मिलेगा, क्योंकि रिलेशन जो है सबसेट है, वापस मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, रिलेशन जो है सबसेट है A क्रॉस B का। तो मैं आपका जो ध्यान है इस साइड करना चाह रहा हूँ कि आप इस रिलेशन को ऐसा मत समझे कि मैक्सिमम रिलेशन केवल 30 हो सकता है, ये नहीं समझना है आपको। 30 जो है एलिमेंट है A क्रॉस B का, 30 कितना एलिमेंट है, 30 एलिमेंट है A क्रॉस B के पास। तो टोटल सबसेट कितना हो जाएगा A क्रॉस B का, आप पहले ही पढ़े हैं कि जब, जैसे कि हम लोग एक दूसरा एग्जांपल मैं आपको लेके बता रहा हूँ, छोटा सा, यहाँ पे एक छोटा सा, इसको आप एक सेट ऐसे मानिए, एक सेट मैं ले लेता हूँ A अलग सा 1 और 2, ये एक सेट हो गया। तो इसका टोटल सेट, टोटल सेट को हम कितने बोलते थे, पावर सेट। तो पावर सेट में कितना एलिमेंट होता है, 2 की पावर में जितना एलिमेंट है, तो कितना 4। तो इसको हम पावर सेट को बनाते भी थे कैसे, पावर सेट को ऐसे, करली ब्रैकेट के अंदर एक एम्प्टी सेट हमेशा आता है, उसके बाद सिंगलटन 1, उसके बाद सिंगलटन 2 और उसके बाद खुद सेट 1 2 और फिर करली ब्रैकेट। याद आ रहा है, सेट थ्योरी में हम पढ़े हैं। अगर इस सेट के पास 3 एलिमेंट कर दूं तो 2 की पावर 3 कितना सबसेट हो जाएगा 8। तो यहाँ पे आप बताइए कि टोटल सबसेट ऑफ A क्रॉस B कितना होगा, 2 की पावर में होता है और एलिमेंट कितना है 30। तो इतना ज़्यादा सबसेट है किसका, A क्रॉस B का, 2 की पावर 30। ऐसी ओरली भी निकालना पॉसिबल है क्या, 2 की पावर 30 सबसेट हो सकता है A क्रॉस B का। और रिलेशन क्या होता है, A क्रॉस B का सबसेट होता है। तो टोटल रिलेशन कितने हो सकते हैं A से B के बीच में, 2 टू दी पावर 30, इतना रिलेशन हो सकता है, क्लियर है। तो आप केवल 30 रिलेशन ऐसा नहीं समझेंगे, 30 एलिमेंट है A क्रॉस B का, जितना एलिमेंट है उसका टोटल सबसेट हम 2 की पावर में बनाते हैं, जो पहले सेट थ्योरी में काफ़ी अच्छे से कवर कर चुके हैं, क्लियर है। तो अब मैं वापस से आ रहा हूँ एरो बनाने में। अभी देख लो स्टूडेंट, एक भी एरो नहीं लगाया हूँ, तो क्या ये रिलेशन है, एक भी एरो नहीं लगाया हूँ। तो मैं यहाँ पे साइड में लिख रहा हूँ, एक भी एरो नहीं लगाया हूँ, मतलब आर क्या है अभी 5 है। तो क्या 5 एक रिलेशन होगा, मतलब इम्प्टी सेट इम्प्टी एक रिलेशन होगा, हाँ इसका जवाब है हाँ। क्यों, क्योंकि A क्रॉस B, फिर से मैं वापस आ रहा हूँ आगे के स्लाइड में, ये जो आपका ये जो आपका 2 टू दी पावर 30 है, ये क्या है टोटल सबसेट, टोटल सबसेट है किसका A क्रॉस B का। और यहाँ मैं एक और एग्जांपल साइड में आपको छोटा एग्जांपल लिखा हूँ, उसमें देखो पावर सेट, पावर सेट मतलब टोटल सबसेट। टोटल सबसेट में क्या आ रहा है, सबसे पहला एलिमेंट आ रहा है 5, मतलब जो एम्प्टी होता है वो हमेशा क्या होता है पावर सेट का एलिमेंट होता है। 5 से ही स्टार्ट करते हैं। तो इस 2 टू दी पावर 30 जो है एलिमेंट, उसमें 5 क्या है शामिल है। तो 5 शामिल है मतलब 5 सबसेट हो गया। और ऐसे भी जानते हैं कि 5
एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो फाइव ही सबसेट होगा किसका, ए क्रॉस बी का, और ए क्रॉस बी का सबसेट हो गया मतलब वो क्या हो गया, आर तो हो गया ना, क्योंकि आर में क्या शामिल होता है, आर मतलब जो जो ए क्रॉस बी का सबसेट होगा वो रिलेशन हो सकता है, क्योंकि हम पहला ही डेफिनेशन रिलेशन का इतना ही पढ़े हैं, रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। क्लियर है, तो फाई है तो आर इक्वल टू फाई एक रिलेशन हो सकता है जिसमें कुछ भी जुड़ा नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ये जो डायग्राम आपके सामने येलो कलर में है वही है, इसमें मैं एक भी एलिमेंट को किसी के साथ नहीं जोड़ा हूँ क्योंकि कोई भी एलिमेंट कनेक्ट नहीं हो रहा है, तब भी एक रिलेशन है। ये चीज़ मेरा पहला बताने का था, आगे के डेफिनेशन में वो आएगा एम्प्टी रिलेशन या वाइड रिलेशन करके, है ना। बट मैं पहले एग्जांपल के थ्रू अगर आपको समझा देता हूँ तो डेफिनेशन आपको आसान लगेगा। क्लियर है। अब दूसरा चीज़ रिलेशन के बारे में एकदम ध्यान से सुनिएगा, जैसे कि मैं एक एरो निकाल रहा हूँ, वन का कनेक्शन हो रहा है ए से, तो अब ये रिलेशन हुआ कि नहीं, हाँ ये एक रिलेशन हुआ। इस रिलेशन में केवल एक बिंदु आया है, इस रिलेशन में केवल एक आया है जिसको मैं ये रेड कलर से साइड में लिख रहा हूँ। इस रिलेशन में केवल एक पॉइंट आया है 1, ए, क्योंकि 1 से एरो निकला है और कहाँ जाके जुड़ा है, ए में। क्लियर है, तो ये हो गया पहला, इसको R1 मान लेते हैं 5 को, ये R2। फिर अब हम एरो बढ़ा दिए कि 2 का रिलेशन हो गया आपका B के साथ, सो R3 हो जाएगा हमारा, कितना एलिमेंट आ जाएगा, 1 के साथ क्या जुड़ गया स्टूडेंट, A, और 2 के साथ क्या जुड़ गया आपका B, ये ठीक है। क्लियर है, तो ये एक रिलेशन है। तो मेरा ये है कि हम टोटल सबसेट कितना देखे हैं स्टूडेंट, टोटल सबसेट हम देखे हैं 2 की पावर 30, मतलब 2 की पावर 30 प्रकार से हम एरो निकाल सकते हैं। टोटल एरो 2 की पावर 30 निकलेगा जो ए से निकल के बी को कनेक्ट होगा। क्लियर है, तो ये रिलेशन है, इतने सारे रिलेशन 2 टू दी पावर 30, जब फंक्शन में जाएंगे तो यही रेस्ट्रिक्शन लगते जाएगा। क्लियर है, अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, यहाँ पे समझते रहना। ये हो गया एरो लगा रहा हूँ, 4 का एरो 6 से और 5 का एरो डी से। क्लियर है, अब समझते रहना स्टूडेंट। लेफ्ट हैंड साइड जो होता है डोमेन, वो इंपॉर्टेंट होता है। रिलेशन में आप कैसा भी कुछ भी एरो लगाओ सब चीज़ चलेगा, ये भी एक रिलेशन है, क्योंकि हम कैसा भी एरो लगाए चलेगा। यहाँ ए के साइड में एक एलिमेंट 6 छूट गया, ई में एक एलिमेंट, बी के साइड एक एलिमेंट ई छूट गया, कोई दिक्कत नहीं, तब भी ये रिलेशन है। यही चीज़ों को हम वापस से मैं रखूँगा जब फंक्शन पढ़ाऊँगा, रिलेशन और फंक्शन में अंतर, क्योंकि फंक्शन ही हमारा मेजर टॉपिक होगा जो आगे पूरा कंटिन्यू थ्रू आउट हमारे सिलेबस में चलेगा। क्लियर है, अब मैं इसमें फिर से एरो बढ़ा देता हूँ स्टूडेंट, 6 से डी में कर देता हूँ, तब भी ये रिलेशन है। 6 से और एरो निकाल के सी में कर देता हूँ, कितना भी एरो 6 से निकाल सकता हूँ, कितना निकाल सकता हूँ मैक्सिमम 6, है ना, क्योंकि आप 6 को 5 ए बी सी डी ई से कनेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है, तो इस टाइप का ये होता है आपका रिलेशन, जितना एरो निकल रहा है, कोई भी एरो नहीं निकला मतलब एम्प्टी रिलेशन है। क्लियर है, अब रिलेशन को डिनोट करने का ये रिजल्ट के बारे में मैं बोल रहा था, इसको आपको याद रखना है, ये आपका 5 स्टार रिजल्ट है, इसको आपको हमेशा याद रखना है। इसमें कंफ्यूजन वही हो जाता है, फिर से मैं आपको वापस रिपीट करता हूँ यहाँ पे कि आप रिलेशन को मैक्सिमम 30 है ऐसा नहीं बोल सकते। 30 तो ए क्रॉस बी में एलिमेंट है और रिलेशन होता है ए क्रॉस बी का सबसेट, तो जितना सबसेट ए क्रॉस बी का बनाया जा सकता है उतना रिलेशन मैक्सिमम हो सकता है। तो 30 एलिमेंट है, इसलिए टोटल सबसेट हम बना सकते हैं 2 की पावर 30, इसलिए रिलेशन भी हो सकता है 2 की पावर 30, मैक्स टोटल रिलेशन, है ना। तो जब भी आपको टोटल रिलेशन पूछे तो 2 की पावर 30 इस टाइप के केस में, है ना। तो देखिए उसी को हम फॉर्मूले में लिखे हैं, यदि ए सेट के पास m एलिमेंट है और बी सेट के पास n एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी ऊपर मैं लिख रहा हूँ, तो ए क्रॉस बी के पास टोटल एलिमेंट कितना आ जाएगा, m गुना n। ये ए क्रॉस बी के पास क्या है, टोटल एलिमेंट है, लेकिन हमको क्या नीचे पढ़ना है, देन टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। तो इसका कितना सबसेट बनाया जा सकता है, तो पावर सेट ऑफ ए क्रॉस बी, इसको ऐसे ही बोलेंगे। इसमें कितना एलिमेंट आ जाएगा, 2 टू दी पावर, जितना एलिमेंट होता है वो 2 के पावर में चले जाता है, तो 2 की पावर m गुना n,
इसलिए टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज 2 to the power m into n। ये रिलेशन आप अच्छे से याद रख लेना, इस पे बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। क्लियर है। अब आता है डोमेन, रेंज एंड को डोमेन ऑफ अ रिलेशन। क्लियर है स्टूडेंट, ठीक है। तो ये हो गया है, मैं आपके लिए एक थ्रू एग्जांपल आपको समझा रहा हूँ कि डोमेन, रेंज एंड को डोमेन ऑफ अ रिलेशन क्या क्या होता है। ठीक है, तो ये हमारा एग्जांपल है, इसको ध्यान से समझिए। एक सेट ए लिए हैं जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5, जिसको मैंने डायग्राम के थ्रू भी आपको दिखा दिया है। सेकेंड है बी में 2 4 6 और 8। रिलेशन में सिर्फ लिखा हूँ, मतलब रिलेशन कहाँ से कहाँ है, बाई डिफॉल्ट मैं बोल रहा हूँ ए से बी में। तो ये जो पहला एलिमेंट है वो ए का आ रहा है और दूसरा एलिमेंट 4 का आ रहा है। तो देखिए कि रिलेशन में कितने एलिमेंट है, हमारे पास 4 एलिमेंट है ना। हालांकि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होने चाहिए था, ए में कितना है 5 और बी में 4। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी कितना होता, 5 चौक 20, इतना होता। ठीक है, क्लियर है। तो रिलेशन में कितने एलिमेंट हैं, हम 4 लिए हैं, केवल 4 है ना, लेकिन टोटल रिलेशन तो बहुत ज़्यादा बनता। तो उसको हम एरो के माध्यम से अब जोड़ते हैं। चलिए इसको देखते जाइए। 1 का किसी के साथ कनेक्शन है क्या, 1 है किसी में, नहीं है। 2, पहला एलिमेंट 2 से है, 2 किससे जुड़ा हुआ है, 4 से, तो जोड़ देते हैं। 2 जुड़ा हुआ है 4 से। उसके बाद फिर से 2 ही जुड़ा हुआ है किससे, 6 से। उसके बाद 3 जुड़ा हुआ है आपका 6 से, 3 भी जुड़ा हुआ है 6 से। ठीक है, उसके बाद लास्ट में 5 जुड़ा हुआ है आपका यहाँ से 2 के साथ। क्लियर है। अब देखिए इसमें डोमेन, रेंज एंड को डोमेन ऑफ अ रिलेशन, इस चीज को आपको समझना है कि डोमेन, रेंज, को डोमेन ऑफ अ रिलेशन। तो पहला सेट जो है आपका ए है, इसको मैं नाम, ये ए है और ये है आपका बी। क्लियर है। अब इसको आप समझिए, पहला सेट डोमेन क्या होता है, इसमें रिलेशन में देखिए दोनों साइड से मैं बताऊंगा आपको डायग्राम के थ्रू। रिलेशन में चलिए डोमेन मैं लिखते जाता हूं साथ ही साथ आंसर। डोमेन ऑफ रिलेशन आर, ये भी एक सेट होगा तो करली ब्रैकेट में लिखेंगे। पहला एलिमेंट जो है वो किसका है, सेट ए का है। तो रिलेशन में पहला एलिमेंट जो जो आया है वो कहलाता है आपका डोमेन। तो क्या क्या हो गया है डोमेन में, पहला एलिमेंट देखिए 2, पहला वाला ऑर्डर्ड पेयर का 2, दूसरे वाले ऑर्डर्ड पेयर में फिर से 2 आया है, लेकिन हम तो जानते हैं कि सेट में दोबारा नहीं लिखते, तो एक ही बार लिखने से काम चल जाता है। तो 2, उसके बाद 3 6 में 3, उसके बाद 5 और 2 में 5। पहला एलिमेंट को लिखेंगे क्योंकि डोमेन हमेशा फर्स्ट सेट से आता है, तो फर्स्ट सेट मतलब ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट। तो जो जो भाग लिए है उसी बस को देखेंगे। अब आप देखिए 2 3 और 5। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट, ए में केवल 2 3 और 5 से एरो निकला हुआ है, क्योंकि वही जो है रिलेशन में भाग लिया है। 1 और 4 रिलेशन में भाग नहीं लिया है, इसलिए वो डोमेन के आंसर में नहीं आया। क्लियर है। तो डोमेन ऑफ आर आपको समझ में आ गया। अब रिलेशन का डोमेन आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं किसका, रेंज, रेंज ऑफ आर। ठीक है, तो रेंज ऑफ आर, तो रेंज हमेशा, रेंज और कोडोमेन हमेशा दूसरे सेट से आता है। क्लियर है। तो दूसरे सेट से आता है मतलब ऑर्डर्ड पेयर के पीछे से देखेंगे। तो रेंज के बारे में, तो रेंज देखिए रिलेशन में देखना है ना। तो पहला वाला एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर का दूसरा एलिमेंट क्या है 4, उसके बाद सेकेंड एलिमेंट 2 6 का ऑर्डर्ड पेयर का 6, उसके बाद नेक्स्ट 3 6, तो 6 को डबल नहीं लिखेंगे। उसके बाद फिर से आया 5 2, तो ये हो गया है ना। सेट में हम आगे पीछे लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि छोटा नंबर ही आगे हो और बड़ा नंबर पीछे हो, है ना। सेट में हम आगे पीछे लिख सकते हैं, उससे सेट का जो नेचर है वो चेंज नहीं होता है। क्लियर है। इमटेरियल होता है कि जो हम पोजीशन ऑफ एलिमेंट, क्लियर है, वो मैटर नहीं करता है। तो यहाँ पे क्या क्या आ गया 2 6 और 4। अब ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट कि हमको कम से कम एक आध एरो 2 6 और 4 तक मिलेगा। देखिए 2 में भी एक एरो, 4 में भी एक एरो और 6 में 2 एरो, कम से कम एक एरो मिलेगा। 8 में कोई एरो नहीं गया है, इसलिए वो क्या हो गया, छूट गया रेंज में। अब एक और टर्मिनोलॉजी बच गया है, क्या है वो है आपका कोडोमेन। तो कोडोमेन क्या होगा,
कोडोमेन पूरा सेकेंड सेट को बोल देते हैं। तो कोडोमेन ऑफ आर क्या हो जाएगा, कोडोमेन ऑफ आर ये हो जाएगा आपका पूरा 2, 4, 6 और 8 को भी शामिल कर लेंगे। क्लियर है? तो ये हो गया आपका डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन ऑफ अ रिलेशन। क्लियर है? जो जो रिलेशन को देखते जाइए, पहला पहला एलिमेंट उठाते जाइए, एलिमेंट्स का वो हो गया आपका डोमेन रिलेशन का। दूसरा दूसरा एलिमेंट उठाते जाइए, अडल्ट पेयर का पहला पहला एलिमेंट हो गया आपका डोमेन, दूसरा दूसरा एलिमेंट हो गया आपका रेंज। और रेंज के अलावा और कुछ बच गया है जिसमें कोई एरो नहीं आया है, कौन सा, सेकेंड सेट में, तो वो होता है कोडोमेन। जनरली डोमेन और रेंज इंपॉर्टेंट होता है। तो ये हो गया हमारा डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन ऑफ अ रिलेशन। क्लियर है? अब नेक्स्ट जाते हैं आगे, टाइप्स ऑफ रिलेशन। अब हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन, ये मैं आपको बता चुका हूँ, इसको फिर से मैं आपको, रिलेशन जो है बेसिकली क्या होता है, एक सेट होता है। रिलेशन क्या होता है, एक सेट होता है। तो सेट का रिप्रेजेंटेशन हम कितने प्रकार से करते हैं, पढ़ चुके हैं, रोस्टर फॉर्म, और जिसको हम टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, और दूसरा हम पढ़े हैं सेट बिल्डर फॉर्म। तो मैं फिर से बता देता हूँ आपको, 1, 2, 3 और बी सेट मैं यहीं पे ले रहा हूँ 2 और 3। आपको रिलेशन मेरे को बताना है। हम लोग रिलेशन डिफाइन किए थे ए बी सच दैट, ए क्रॉस बी से ही आ रहा है ये, ए क्रॉस बी से, सच दैट ए प्लस बी इज ग्रेटर देन, आगे आपका 3। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये हो गया ए प्लस बी। तो इसमें कौन कौन सा एलिमेंट आ जाएगा, आर इज इक्वल टू 1 और 2, 3 से बड़ा होगा क्या, नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सा एलिमेंट आएगा बताइए, 1 और 2 नहीं आएगा, 1 और 3 3 से बड़ा है, 4 तो आ जाएगा, तो 1, 3 एक एलिमेंट हो गया। और उसके बाद 1, 3 हो गया, 1, 2 नहीं आया, 1, 3 आ गया, 2, 2, 2, 2 4 हो रहा है तो 2, 2 आ जाएगा, 2 और 3 5 4 है तो भी आ जाएगा, 3 से बड़ा होना चाहिए। उसके बाद 3, 2 भी आ जाएगा और 3, 3 भी आ जाएगा, केवल एक ही एलिमेंट छूटा है ना, 1, 2। क्लियर है, समझ में आ गया? तो ये रिलेशन है। अब देखो, दो प्रकार से मैं यहीं पे लिख दिया हूँ रिजल्ट को, इस रिलेशन को। तो ये हो गया आपका, ये वाला भाग देखिए जो सेकेंड वाला है, ये कैसा है, हम अलग अलग लिखे हैं। तो ये हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, और इसमें हम एक एलिमेंट से बता दिए। तो ये हो गया ऊपर वाला हमारा कौन सा, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में हम एक एलिमेंट से लिखते हैं। क्लियर है? तो बस इतना ही था, क्योंकि ए क्रॉस बी भी अपने आप में एक सेट होता है। तो सेट का हम रिप्रेजेंटेशन करने का केवल दो ही तरीका पढ़े हैं, अलग अलग एलिमेंट को लिस्ट बना के लिख दे कॉमा कर करके, तो वो कहलाता है रोस्टर या टेबुलर, टेबल टाइप लिख दिए। और सेट बिल्डर फॉर्म होता है किसी एक एलिमेंट को लिखे, जैसे कि यहाँ पे लिखे हैं ए बी, एक ही एलिमेंट को लिखे हैं लेकिन उसका प्रॉपर्टी के थ्रू लिखे कि दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो 3 से बड़ा आना चाहिए। तो दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। सेट बिल्डर फॉर्म में हमको चीज़ को कम लिखना पड़ता है, और रोस्टर फॉर्म में हमको चीज़ को अलग अलग, बहुत सारा है तो बहुत बार लिखना पड़ता है। बट रोस्टर फॉर्म हमको देखने में सरल लगता है, और सेट बिल्डर फॉर्म हमको देखने से कभी कभी उसको जब तक हम ओपन नहीं करते अच्छे से समझ में नहीं आता है। तो दोनों नोटेशन हमको जो सेट में सीखे हैं सेम नोटेशन है रिलेशन का। क्लियर है? क्योंकि रिलेशन भी एक सेट है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ रिलेशन। अब आप इसको ध्यान से समझिएगा। अभी तक हम दो सेट लेके चल रहे थे अलग अलग, ए और बी। क्लियर है स्टूडेंट? दो सेट लेके चल रहे थे ए एंड बी, और हम बोल रहे थे कि रिलेशन जो है सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। लेकिन अब हम जब टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ेंगे तो हम केवल और केवल एक सेट लेके चलेंगे, सेम सेट। देखिए, टाइप्स ऑफ रिलेशन का डेफिनेशन ही स्टार्ट हुआ है, फिर से बता दे रहा हूँ। लेट अ रिलेशन डिफाइन ऑन अ सेट ए ऑन अ, अभी तक ये वर्ड आप नहीं सुने थे। अभी तक हम रिलेशन सुने थे, रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी, ये सुने थे। देन रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ये सुने थे। लेकिन यहाँ से टाइप्स ऑफ रिलेशन केवल और केवल एक सेट में ही डिफाइन किया जाता है,
दो सेट में डिफाइन नहीं किया जाता है। जितना भी डेफिनेशन पढ़ेंगे हम एक सेट में। तो इसका क्या मतलब है कि लेट अ रिलेशन डिफाइंड ऑन अ सेट ए, इसका मतलब है कि रिलेशन जो है सबसेट है ए क्रॉस ए का, मतलब दोनों सेट ए ही है, सेम सेट के बीच में ही हम रिलेशन डिफाइन करते हैं। इसीलिए ये टर्मिनोलॉजी यूज किया जाता है, लेट अ रिलेशन डिफाइंड ऑन अ सेट ए। इसको ऐसा भी बोला जा सकता है कि लेट अ रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू ए इटसेल्फ, लेकिन बोला हमेशा यही जाता है ऑन अ सेट ए। तो इसको आप क्लियर समझ जाइएगा कि ऑन अ सेट कभी भी बोला गया है रिलेशन, तो इसका मतलब है कि वो ए क्रॉस ए का सबसेट है, मतलब ए से ए में रिलेशन हम डिफाइन कर रहे हैं। क्लियर है। अब आ रहा है आपका पहला डेफिनेशन। हम सिर्फ डेफिनेशन खत्म करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम पूरे के पूरे क्वेश्चन, हालांकि ये जो मैं डेफिनेशन आपको बता रहा हूँ वो आपको डेफिनेशन में आपको थ्रू एग्जांपल में क्लियर करूँगा, क्योंकि सेंटेंस आप याद रख के भी अगर एग्जांपल या क्वेश्चंस नहीं करते हैं तो आपको बाद में वो याद नहीं रहेगा, है ना। इसीलिए मैं ज़्यादा थ्योरी पे आपको थ्योरी नहीं लिखवाऊंगा। तो पहला रिलेशन है आपका एम्प्टी आर वाइड रिलेशन, ठीक है, क्लियर है। इससे पहले फिर से एक बार रिपीट करता हूँ कि रिलेशन का जब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं तो रिलेशन केवल एक ही सेट पे डिफाइन किया जाता है। अभी तक जो पढ़े वो भी रिलेशन है, वो भी रिलेशन है, बट जब हम डेफिनेशन की बात करते हैं, एम्प्टी रिलेशन, आगे यूनिवर्सल रिलेशन, आगे और भी पढ़ेंगे, अभी आप देखेंगे 7 टाइप 8 टाइप के रिलेशन, तो वहाँ के लिए हम केवल और केवल एक सेट का यूज करते हैं। क्लियर है। तो देखिए मेरा एक पूरा इस कंप्लीट 6-7 डेफिनेशन के लिए मेरा जो सेट ए है वो रहेगा आपका 1 2 3 एंड 4। क्लियर है। 1 2 3 एंड 4। और मैं साथ ही साथ आपको यहाँ पे इसको थोड़ा सा नीचे लाके, तो आपको रिलेशन, तो हम अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक सेट पे रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं, तो जो सबसेट हो जाएगा वो किसका हो जाएगा स्टूडेंट, ए क्रॉस ए का। तो मैं ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट आएंगे, ए में भी 4, फिर से ए में भी 4, तो 4 चौक 16। तो मैं पूरा तो नहीं लिखूंगा, लेकिन आपको ये बता दे रहा हूँ 1,1 1,2 1,3 और 1,4। वैसे ही आप 2 के लिए स्टार्ट करेंगे 2,1 से 2,4 तक, वैसे ही आप 3 के लिए स्टार्ट करेंगे 3,1 से 3, पूरा ये आगे तक, और वैसे ही आप स्टार्ट करेंगे 4,1 से 4,4 तक, है ना। ये लास्ट एलिमेंट होगा आपका 4,4। तो टोटल एलिमेंट आपके पास, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस ए में क्या हो जाएगा आपका 4 × 4 = 16, ये हो गया। ठीक है, ये टोटल एलिमेंट्स है किसमें, ए क्रॉस ए में। ठीक है, इसको और ऐसे करते हैं, तो टोटल रिलेशन कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन ऑन ए, है ना, जिसको हम बोलते हैं ए से ए, कितना होगा 2 की पावर में, क्योंकि टोटल सबसेट देखेंगे हम, ए क्रॉस ए में कितना एलिमेंट है 16, तो टोटल उसका सबसेट कितना होगा 2 की पावर 16। तो टोटल रिलेशन हमारे पास क्या आ जाएगा 2 की पावर 16। इसी को हम डायरेक्ट रिजल्ट में पढ़े हैं ना, 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, तो यहाँ पे सेट बी नहीं है, सेम सेट है, इसलिए 4 × 4 सेम चीज़ है ये। क्लियर है। तो ये हो गया आपका बेसिक चीज। मैं एक ही एग्जांपल लेके चलूंगा 1 2 3 और 4। अब स्टार्ट करते हैं वाइड रिलेशन। वाइड रिलेशन कैसे आएगा, तो हमारा जो एग्जांपल है हर डेफिनेशन के लिए 1 2 3 एंड 4, और हम रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं, ध्यान से समझना, ए और बी। अब इसमें बताने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट कि ए बी जो है ए क्रॉस ए का एलिमेंट है, वो तो हम एक ही सेट में डिफाइन किए हैं, तो ए भी ए से आएगा, बी भी ए से आएगा, ए वाला पहला ए से आएगा, बी वाला सेकेंड ए से आएगा। ठीक है। अब देखिए रिलेशन कैसा है, ऑर्डर्ड पेयर में ही एलिमेंट होगा, तो रिलेशन देखिए ए प्लस बी इज ग्रेटर देन 10, ये आपका रिलेशन है। तो अब आर में क्या क्या बिंदु पॉइंट आएंगे वो आप मेरे को बताइए। ठीक है,
आर में क्या क्या पॉइंट आएगा वो आप बताइए। एक बार मैं इसका आपके लिए एक डायग्राम फिर से बना देता हूँ। एक जो हम बड़ा डायग्राम लेके चलते हैं उसको आप एक बार ये हमारा हो गया है स्टूडेंट सेट ये है हमारा ए पहला वाला, और दूसरा वाला भी सेट हमारे पास क्या आएगा ए। हमारे पास एलिमेंट क्या है 1 2 3 और 4। ये स्लाइड हम यूनिवर्सल रखेंगे अभी पूरे इस 6 7 8 डेफिनेशन के लिए, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए कि हमारा जो ये वाला रिलेशन है एम्प्टी में क्या बोल रहा है आपको, a प्लस बी जो है, मतलब a प्लस बी आपका 10 से बड़ा आना चाहिए। तो हम देखते हैं, देख लीजिए जोड़ के दोनों एलिमेंट को जोड़ते जाइए। पहला 1 के साथ 1 जोड़ोगे तो 2, 10 से बड़ा नहीं आया। 1 के साथ 2 में भी नहीं आएगा। 1 के साथ 4 जोड़ेंगे तब भी नहीं आएगा। वैसे 2 के साथ कुछ भी जोड़ लो 10 से बड़ा नहीं आएगा जितना यहाँ पे अवेलेबल है। सबसे बड़ा एलिमेंट क्या है 4, 4 को 4 से जोड़िए तो 4 और 4 8। तो ऐसा कोई भी एलिमेंट आ रहा है क्या ऑर्डर्ड पेयर, यहाँ का एक एलिमेंट और यहाँ का एलिमेंट जिसको जोड़ रहे हैं तो हमको 10 से बड़ा नंबर मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे आपका जो रिलेशन है जो डिफाइन किया है तो उसका आंसर क्या आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है, एक भी एलिमेंट नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया r इक्वल टू 5, या इसका दूसरा नोटेशन होता है ये करली ब्रैकेट में कुछ नहीं, तो यहाँ पे आ रहा है स्टूडेंट। तो ऐसा भी रिलेशन होता है जिसमें कोई वैल्यू नहीं आता है, वो कोई भी ऑर्डर्ड पेयर उस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। तो ऐसे केस में हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 5। तो इस टाइप के रिलेशन को बोला जाता है एम्प्टी वाइड रिलेशन। अब इसका डेफिनेशन कैसा होगा, लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट देन अ रिलेशन ऑन सेट ए is called empty or wide relation if it contains no element। तो इस टाइप की चीज़ें पढ़ने से अच्छा है कि हम थ्रू एग्जाम्पल चीज़ों को देखें तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर है? तो ये होता है एम्प्टी रिलेशन। जब कोई भी ये रिलेशन में कोई भी एक पॉइंट नहीं आता है तो उसको हम बोलते हैं एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हमारा एग्जाम्पल पूरा सारे डेफिनेशन तक रहेगा। फिर से हमारा सेट है क्या स्टूडेंट, हमारा जो सेट है वो थ्रू आउट पूरे जितना डेफिनेशन हम पढ़ रहे हैं उसके लिए है हमारा। मैं बार बार उसको लिख रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, 1 2 3 4। आप भी जब वापस से इसको पढ़ेंगे तो इन्हीं एग्जाम्पल के थ्रू या किसी एक एग्जाम्पल आप भी कोट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 और बढ़ा सकते हैं, उसके थ्रू आप देखना। अब मैं अब रिलेशन डिफाइन कर रहा हूँ ए बी, है ना। ए बी कहाँ से आ रहा है बताने की ज़रूरत नहीं है, है ना, क्योंकि रिलेशन हम ए से ए में डिफाइन कर चुके हैं। अगर ए से बी में डिफाइन करते हैं पहले तो उसको बताना पड़ता है ए क्रॉस बी से आ रहा है। ठीक है, तो हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया। तो यूनिवर्सल सेट के लिए हमारा जो है रिलेशन है वो है ए प्लस बी इज लेस देन 10। ठीक है, ए प्लस बी इज लेस देन 10। तो आपके पास क्या आएगा रिलेशन में ये हम देखते हैं। ठीक है, तो रिलेशन में कौन कौन सा पॉइंट आ जाएगा वो देखते हैं। क्लियर है? तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ए प्लस बी को जब हम जोड़ते हैं, पहला ए कहाँ से आ रहा है, पहले ए से, और दूसरा बी कहाँ से आ रहा है, दूसरे ए से। क्लियर है? तो अब हम देखते हैं स्टूडेंट 10 से छोटा आना चाहिए। एक और एक को जोड़ेंगे तो आएगा 10 से छोटा। तो ये पहला एलिमेंट हमारे पास 1 1 आ जाएगा। ठीक है, देखते रहिए, है ना, इसलिए वो डायग्राम में बनाया हूँ। तो 1 1 आ जाएगा, फिर 1 2 भी आ जाएगा, दोनों को जोड़ के देखो 3 जो 10 से छोटा है, फिर 1 3 आ जाएगा, फिर 1 4 आ जाएगा, फिर 1 5 तो नहीं है, फिर 2 1 देखो, 2 1 भी आ जाएगा, 2 2 भी आ जाएगा, 2 3 भी आ जाएगा और 2 4 भी आ जाएगा। सेम वैसे ही 3 1 भी आ जाएगा और ऐसे करते करते 3 4 भी आ जाएगा, क्योंकि 3 4 को जोड़ो 7 हो रहा है। फिर 4 से स्टार्ट 4 1 और यहाँ से 4 और 4, सबसे बड़ा एलिमेंट तो यही था 4 4। अब 4 4 को जोड़ रहे हैं तो क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, जो कि 10 से छोटा है। मतलब इस रिलेशन में सब चीज आ गया। इस रिलेशन में पूरा क्या आ गया, इस रिलेशन में पूरा क्या आ गया, ए क्रॉस बी आ गया। मतलब जो हमारा रिलेशन है वो किसके बराबर हो गया,
ए क्रॉस बी के बराबर हो गया, इसलिए इस रिलेशन को बोला जाएगा आपका यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल किसको बोलेंगे? जो बड़ा हो सबसे। तो ये रिलेशन ऐसा है जिसमें सारे के सारे एलिमेंट ए क्रॉस बी के आ गए, तो इसलिए ये एक रिलेशन जो है वो यूनिवर्सल रिलेशन है। क्लियर है? समझ में आ गया? और ये जो एक रिलेशन है यूनिवर्सल रिलेशन, फिर से समझिएगा, ये जो यूनिवर्सल रिलेशन आया है तो उस हमारे पास टोटल रिलेशन कितने हैं? देखो टोटल रिलेशन है हमारे पास 2 की पावर 16, 2 की पावर 16 रिलेशन है। उस 2 की पावर 16 रिलेशन में से केवल एक रिलेशन है ये। क्लियर है? अब आप बोलेंगे कि 2 की पावर 16 कैसे बनाया जा सकता है? आप इसमें से एक एलिमेंट कम कर दीजिए, वो भी रिलेशन, फिर 2 कम कर दीजिए, फिर 3 कम कर दीजिए, एक बार इसको कम कर किए हैं उसके साथ सबको ले लीजिए। तो ऐसा करते करते जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है वो 2 की पावर 16 है ना? वो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन है। और ये जो है ये केवल और केवल एक रिलेशन है जो मैंने डिफाइन किया है, a प्लस बी इज लेस देन 10, एक रिलेशन। और इसका आंसर टोटल क्या आ गया? a क्रॉस b के बराबर है, मतलब टोटल सेट आ गया, इसलिए इसको बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। क्लियर हुआ? नेक्स्ट है आगे आप r को हम आप आगे जाके r रियल नंबर के लिए भी नोटेशन यूज करेंगे, है ना? अभी यहाँ पे जितना r है उसका मतलब है सिर्फ और सिर्फ रिलेशन का r। क्लियर है? अभी हम क्वेश्चंस में जब नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन देखेंगे तो वहाँ हो सकता है कि r दो जगह यूज हो, तो उसमें हम एक जगह कुछ नोटेशन चेंज कर देंगे, थोड़ा बोल्ड कर देंगे, है ना? तो वो वहाँ पे देखेंगे। अभी यहाँ पे r का मतलब होता है सिंपल क्या? रिलेशन। ठीक है? अब आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है? आइडेंटिटी रिलेशन के बारे में मैं थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ, है ना? इफ, ध्यान से समझते रहना, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A is related to itself, और ये जो वर्ड है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, itself only, है ना? मैं इसको itself only, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन का पार्ट। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A इज रिलेटेड टू itself only, जहाँ तक मैं डेफिनेशन को रोक दे रहा हूँ, ये डेफिनेशन कंप्लीट हो गया है कि सेट A का जो एलिमेंट है, प्रत्येक एलिमेंट खुद से रिलेटेड हो, तब उसको हम आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे ओनली वर्ड लगा है, मतलब और किसी से कनेक्ट नहीं हो पाएगा, आपको डेफिनेशन के थ्रू समझ में नहीं आएगा। तो हम फिर से हमारा जो यूनिवर्सल यहाँ पे पूरा कंप्लीट एक सेट लेके चले हैं A। अब हम इसमें रिलेशन डिफाइन करते हैं, साइड में कर रहा हूँ। R रिलेशन है आपका A B, ऑर्डर पेयर में ही आना है, देखते रहिए। A डिवाइड B बराबर 1। A में हम B का भाग दे रहे हैं, ये डिवाइड मतलब समझ में आ गया ना? A में हम B का भाग दे रहे हैं ना, A में हम B से भाग दे रहे हैं। क्लियर है? समझ में आ गया? A ऊपर है, इसका मतलब वही है, और दोनों को भाग देने पे हमारा मान 1 आना चाहिए। क्लियर है? तो अब हम फिर से हमारा जो सेट है, जो हम डायग्राम बना के चले हैं, उसको देख लीजिए। इसमें देखिए कि सेट A साइड में हमको ऊपर में रहेगा और इधर वाला सेट A नीचे में रहेगा, और भाग देना है, और हमको आंसर चाहिए 1। तो 1 कब आता है? कोई भी दो नंबर्स को जब हम डिवाइड करें तो 1 कब आता है? जब हम खुद से उस चीज़ को डिवाइड करते हैं। तो 1 से 1 कनेक्टेड होगा, 1/1 1, 2/2 इक्वल टू 1, 3/3 इक्वल टू 1, 4/4 इक्वल टू 1। उसके अलावा और कुछ भी आएगा क्या? आप 2/4 कर दीजिए तो क्या आ जाएगा? 1/2। लेकिन रिलेशन में क्या चाहा गया है आपके हिसाब से कि A में जब हम B से भाग देते हैं तो हमको आंसर आना चाहिए क्या? 1। तो यहाँ पे इस R का आंसर क्या क्या आएगा? पहला 1 1, दूसरा 2 2, और तीसरा 3 3, और चौथा 4 4। इसके अलावा कोई भी आंसर नहीं आएगा। तो ये हो गया आपका आइडेंटिटी रिलेशन बाय डेफिनेशन। क्योंकि आइडेंटिटी रिलेशन क्या बोल रहा है, येलो कलर से जो डेफिनेशन लिखे हैं,
if every element of set A, if every element of set A is related to itself only, क्लियर है, itself only, only बोल दिया, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं होना चाहिए, एवरी एलिमेंट बोला है मतलब कोई छूटना भी नहीं चाहिए कोई भी एलिमेंट, क्लियर है। इसको मैं ऐसे समझा रहा हूं जैसे कि ये रिलेशन आपका हो गया ओके, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में मैं इसी का ये ले लेता हूं, जो हमारा रिलेशन आया है वो क्या आया है, 1 1 2 2 3 3 और 4 4, ये आया है ना, ये हमारा रिलेशन है। अगर इस रिलेशन में मैं इसको कम कर देता हूँ, समझते रहिए, है ना, ये सिर्फ समझाने के लिए स्लाइड है, ठीक है। तो अब ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं रह गया है, क्योंकि एवरी एलिमेंट बोला है, तो आपका कौन सा एलिमेंट छूट गया, 1 छूट गया, 1 1 से रिलेटेड नहीं है। अब मैं कुछ चीज़ ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, अब मैं ऐड कर रहा हूँ 1 और 1, अभी ये आइडेंटिटी रिलेशन है क्योंकि एवरी एलिमेंट जो है खुद से रिलेटेड है। अब इसमें मैं एक एलिमेंट शामिल कर दे रहा हूँ 1, 2, ये हमारा एक और एलिमेंट शामिल हो गया। तो अब ये फिर से क्या नहीं है, ये फिर से आइडेंटिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो पहला वाला जब हम नहीं माने तो क्या था, एक एलिमेंट छूट रहा था, 1 कनेक्टेड नहीं था, तो इसलिए हम बोले कि आइडेंटिटी नहीं है। अब दूसरा कंडीशन जो मैं लेके गया हूँ उसमें क्या है, एक एलिमेंट 1 2 आ गया है, मतलब 1 2 से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। ओनली का मतलब ये है कि सिर्फ खुद का खुद के साथ होना चाहिए, उसके अलावा कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए। और खुद से खुद का वाला जो रिलेटेड है वो भी हर एलिमेंट होना चाहिए। जैसे मैंने एक और एक को छोड़ दिया था तो वो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं था। तो आइडेंटिटी रिलेशन को डिनोट किया जाता है आई से, क्लियर है, आइडेंटिटी रिलेशन को डिनोट किया जाता है आई से। तो यहाँ पे आर बराबर हो गया आई, ये नोटेशन है आइडेंटिटी रिलेशन का, क्लियर है। तीसरा रिलेशन, अब आइडेंटिटी रिलेशन को अगर आप समझ गए तो आप रिफ्लेक्सिव को भी समझ जाएंगे, ठीक है। ये जो रिलेशन है समझते रहिए। नेक्स्ट जो रिलेशन है, फिर से मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, ठीक है। इफ every element of A is related to itself, अब ध्यान से देखिए, सेम डेफिनेशन, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, और ब्रैकेट में मैं लिख दिया हूँ आपको समझाने की, बट नॉट ओनली। तो इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं, इसका मतलब है ये जो पीछे एग्जांपल में लिखा हूँ वो ये जो रिलेशन है, ये जो रिलेशन है वो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, क्योंकि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड तो है, लेकिन केवल और केवल और एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये 1 और 2 एक्स्ट्रा हो गया है, इसलिए ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। और सेम यही चीज रिफ्लेक्सिव में बोला गया है कि ए का प्रत्येक एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए, ये एकदम मैंडेटरी कंडीशन है। लेकिन ये ओनली इतना ही हो जरूरी नहीं है, एक्स्ट्रा और हो सकता है, लेकिन खुद का खुद से वाला होना ही होना चाहिए। तो ऐसे सिचुएशन में ये जो हमारा जो एग्जाम्पल कोट किए हैं स्टूडेंट, ये जो एग्जाम्पल है वो हमारा हो गया रिफ्लेक्सिव, लेकिन आइडेंटिटी नहीं है, क्लियर है। तो बताइए कौन सा रिलेशन हमेशा आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव में हम क्या बोल सकते हैं, जो आइडेंटिटी होगा वो हमेशा रिफ्लेक्सिव होगा। कैसे, इसको देखिए, इससे पहले वाला है ना, क्लियर है, रिफ्लेक्सिव समझ में आ गया। ये है हमारा आइडेंटिटी रिलेशन। और रिफ्लेक्सिव भी क्या बोलता है कि खुद का खुद के साथ एलिमेंट रिलेटेड होना चाहिए, तो ये है, तो रिफ्लेक्सिव हो गया। बट नॉट ओनली, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, वो हमेशा ये थोड़ी बोल रहा है कि हमेशा ज़्यादा ही होना चाहिए, हो सकता है तो भी चला लूँगा मैं, है ना। और आइडेंटिटी बोलता है कि मैं इतना ही चलाऊँगा कि हर एलिमेंट खुद से जुड़ा हुआ होना चाहिए, रिलेटेड होना चाहिए, और एक भी एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए, और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं आना चाहिए। तो इसलिए ये हो गया आपका आइडेंटिटी रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में बट नॉट ओनली का मतलब आपको समझ में आ गया।
तो हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको देखते हैं, समझते रहिए, है ना, क्लियर है। फिर से हमारा वही एग्जाम्पल 1 2 3 एंड 4। अब हम रिलेशन कैसे डिफाइन करते हैं, देखिए ए बी हमेशा ले रहे हैं। अब देखिए ए प्लस बी इज एन इंटीजर। देखिए अब हम रिलेशन को चेंज कर दिए। अभी हम सॉरी एक मिनट, ये जो है ए डिवाइड होगा, है ना, इसको मैं लिख दे रहा हूँ फिर से, ए डिवाइड, देखते रहिए, ए प्लस बी हो गया था तो कैसे, ए डिवाइड बी, मतलब ए में हम बी का भाग देंगे, वो एक इंटीजर आना चाहिए, इंटीजर मतलब समझ रहे हैं ना, 1 2 3 4 5, 0 भी है, माइनस निगेटिव में भी है, ठीक है। तो हम फिर से हमारे सेट ए में आ जाते हैं, ठीक है। ए वाला पहला सेट से हमको भाग देना है और हमको इंटीजर चाहिए, दूसरा सेट में भाग देना है, यहाँ से उठाना है ए सेट से, यहाँ वाले से हमको उठाना है, उसमें भाग देते जाना है यहाँ का। तो देखिए 1 में 1 का भाग देंगे, 1 आएगा, इंटीजर है। 2 में 2 का भाग देंगे, इंटीजर है। 3 में 3 का भाग देंगे, इंटीजर है। और 4 में 4 का भाग देंगे, 1 आएगा, वो भी इंटीजर है। मतलब ये सभी एलिमेंट शामिल हो गया, मतलब क्या क्या, 1 1 2 2 3 3 4 4, ये हो गया। अब क्या इसके अलावा और भी आंसर आ सकता है, क्योंकि हमको भाग देते जाना है और देखते जाना है कि इंटीजर आ रहा है तो हमारे उत्तर में शामिल होगा, और इंटीजर नहीं आ रहा है तो हमारे आंसर से वो बाहर हो जाएगा। तो अब बताइए कि 1 में 3 का भाग पॉसिबल ही नहीं है, हमको तो इंटीजर चाहिए, ये तो डेसिमल में आ रहा है। 2 में हम 2 का भाग देंगे, दे चुके हैं। 2 में 3 पॉसिबल है क्या? 2 में 4 नहीं पॉसिबल है। 3 में और कुछ पॉसिबल है क्या? 3 में 1 का भाग देंगे, तो बताइए 3 में हम 1 का भाग देंगे तो कितना आएगा? इंटीजर आएगा। और 3 में 2 का भाग देंगे तो वो भी इंटीजर आएगा। वैसे ही स्टार्ट करिए यहाँ से, 1 के लिए तो कोई भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मैं आंसर लिखते जाता हूँ तो आपको समझ में आएगा, क्लियर है। यहाँ आपको डायग्राम से जितना चीज़ समझ में आ गया, अब यहाँ से हम लिखते जाते हैं, उसके बाद आपको समझ में आएगा, क्लियर है। चलिए देखते जाइए, इंटीजर आ रहा है तो देखो पहला आंसर तो हमारा स्टूडेंट, पहला आंसर 1 बाई 1 1, 2 2, 3 3 और 4 और 4 4, ये आ गया, ये तो आंसर में आना ही था, ठीक है, इंटीजर है। अब देखिए मैं लिखते जा रहा हूँ 2 1, देखिए 2 में भाग देना है 1 का तो आ गया इंटीजर, 2 बार में जाएगा। उसके बाद 3 में 1 का आएगा और 3 में 2 का भाग देंगे तो भी 3 में 2 वाला नहीं आएगा, 3 में 1 का आ गया। उसके बाद हम आते हैं 4 में, तो 4 में 1 का आएगा आंसर और 4 में 2 का भी आएगा, उसके अलावा नहीं आएगा। तो देखो इतने सारे आंसर आ गए, तो ये हो गया है आपका रिफ्लेक्सिव, क्योंकि रिफ्लेक्सिव ये बोलता है कि सिर्फ आइडेंटिटी आना चाहिए, उसके अलावा और भी आएगा तो चलेगा। तो ये हो गया है आपका रिफ्लेक्सिव, ये जो रिलेशन है वो हो गया है रिफ्लेक्सिव, लेकिन ये आइडेंटिटी नहीं है। तो हमको क्या मिल गया? रिफ्लेक्सिव है बट आइडेंटिटी नहीं है ये रिलेशन, ठीक है। और यहाँ पे हम देखे थे कि पीछे वाले स्लाइड में ये जो था आइडेंटिटी रिलेशन वो रिफ्लेक्सिव था। मतलब हम क्या बोल सकते हैं इसके लिए, एक नोट लगा सकते हैं। क्या नोट लगा सकते हैं यहाँ पे? तो वो हम लिख सकते हैं यहाँ पे नोट में, इस चीज़ को आपको याद रखना है। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन, एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, क्लियर है। एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव बट एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज नॉट आइडेंटिटी, ठीक है। ये है, आप देख चुके हैं पीछे के एग्जाम्पल से, जो आइडेंटिटी था वो रिफ्लेक्सिव भी था हमेशा, लेकिन जो रिफ्लेक्सिव था वो आइडेंटिटी नहीं था, इसी के जस्ट पहले वाला एग्जाम्पल में हम देख चुके हैं। तो अब आगे हैं, हम आगे बढ़ते हैं सिमेट्रिक रिलेशन में, ठीक है। अब सिमेट्रिक रिलेशन, यहाँ से आपको कंडीशन वाइज चलना है, क्लियर है। इस चीज़ को फिर से मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ। इसको मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, इफ़ इसका जो, अगर ए और बी जो एलिमेंट है वो रिलेशन में है,
तो बी और अगर ए और बी रिलेशन में है, समझते रहना, ए और बी रिलेशन में है कोई पॉइंट, तो उसका उल्टा बी और ए भी रिलेशन में होना चाहिए। अब यहाँ पे मैंने एक इम्पॉर्टेंट बात लिखी है, उस पर मैं फिर से जहाँ जहाँ आपको रेड से आपको जो सर्कल कर दे रहा हूँ उस चीज़ को ध्यान रखना। इफ़ की बात हो रही, यदि है तो, और यदि है ही नहीं तो हम उसकी बात नहीं करेंगे, क्लियर है ना। यदि कोई चीज़ ए बी है तो बी ए भी उस रिलेशन में होना चाहिए, तब इस टाइप के रिलेशन को हम बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन, क्लियर है। तो फिर से हमारा जो एक एग्जाम्पल है उसी एग्जाम्पल के थ्रू आते हैं, एक रिलेशन डिफाइन करते हैं 1 2 3 और 4, और हमारा जो रिलेशन होगा वो होगा ए और बी, और हम देखते हैं कि सिमेट्रिक रिलेशन के लिए ए प्लस बी इज लेस देन 5, क्लियर है। तो हम रिलेशन को ओपन करके लिखते हैं कि उसमें क्या क्या आंसर आएगा। देखो 1 1 1 1 आएगा, हाँ 1 1 आएगा, ठीक है। 1 2 आएगा क्या, 1 2 भी आएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 5 से छोटा हो रहा है। 1 3 वो भी आ रहा है, और 1 और 4 नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि 1 और 4 जो है वो 5 हो जा रहा है, लेकिन हमको 5 से छोटा चाहिए, है ना, इक्वालिटी तो नहीं लगा है। अब 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 और 1 आएगा, हाँ आएगा, 2 और 2 भी आएगा, 4 तक हो गया, लेकिन 2 और 3 5 हो जा रहा है, नहीं आएगा, और 2 और 4 वो भी नहीं आएगा। अब 3 से स्टार्ट करते हैं तो 3 और 1 आएगा, और 3 2 तो नहीं आएगा, 5 हो जाएगा। अब उसके बाद स्टार्ट करते हैं 4 से, तो 4 के लिए कोई भी एलिमेंट नहीं है, ठीक है। 4 1 5 से बड़ा, तो आगे पॉसिबल ही नहीं है। अब ध्यान से देखिए इस चीज़ को, अब मैं यहाँ से आपको समझाने का कोशिश करता हूँ। यहाँ पे हमारे पास 6 एलिमेंट है स्टूडेंट, देखिए कंडीशन क्या बोलता है ये देखिए, अगर ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए। तो देखो 1 1 है तो 1 1 का उल्टा 1 1 ही है, तो वो सेम है तो वो भी है, ठीक है, इसके लिए हम कुछ चेक नहीं कर सकते। वैसे ही देखिए 2 2 है तो 2 2 का उल्टा मतलब पोजीशन को हम रिवर्ट कर रहे हैं, तो वो तो एक ही मतलब हो गया कि सेम सेम एलिमेंट है तो वो है। अब देखिए नेक्स्ट एलिमेंट ये वाला ऊपर वाला 1 2 है, किसमें है, इस रिलेशन आर में है, तो डेफिनेशन के हिसाब से किसको होना चाहिए, 2 1 को होना चाहिए, तब हम उसको क्या बोलेंगे, सिमेट्री। और ऐसा हर एलिमेंट के लिए चेक करेंगे, ठीक है। तो 1 2 है तो 2 1 भी है, ओके। और यहाँ पे देखिए 1 3 है तो यहाँ पे 3 1 भी है, मतलब प्रत्येक एलिमेंट कुछ भी है तो उसका उल्टा भी है, तो इसलिए यहाँ पे जो आपका आर है वो हो गया आपका सिमेट्रिक रिलेशन, क्लियर है। तो इस टाइप का इफ कंडीशन समझते रहना, यदि है तब की बात है। अब आप बोलेंगे कि सर इसमें 4 और 3 और 3 और 4 नहीं है, समझ में आ रहा है ना। मैं यहाँ पे साइड में आपको ये इस बॉक्स में आपका अगर क्वेश्चन होगा कि सर इस रिलेशन में 3 और 4 और 4 3 तो है ही नहीं, तो मैंने इसीलिए इस कंडीशन की बात कही थी, इफ अगर इनमें से कोई एक आ जाता तो दूसरे को आना पड़ता, और अगर इनमें से एक आता और दूसरा नहीं आता तो ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होता, क्लियर है। इस इफ का मतलब अच्छे से समझ लीजिए, इफ यदि कुछ चीज हो रहा है तब आगे की बात करेंगे, तो 3 और 4 हो ही नहीं रहे मतलब इस रिलेशन में नहीं आ रहा है, तो हम आगे चेक करने के लिए कुछ है ही नहीं। ये आता तब हम चेक करते 4 3 है, अगर ये है और ये भी है तो हाँ सिमेट्री की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, सिमेट्रिक होगा बाकी एलिमेंट को देखने के बाद। लेकिन अगर 3 4 है और 4 3 नहीं है तो हम एक ही लाइन में बाकी एलिमेंट को चेक नहीं करेंगे और सीधा बोल देंगे कि ये सिमेट्रिक नहीं है, क्लियर है। यदि कोई चीज है तब आगे की बात करेंगे, जैसे कि यहाँ पे 1 2 है इसलिए मैं 2 1 की बात किया, 1 3 है इसलिए 3 1 की बात किया, है ना। अगर 3 1 नहीं होता, इन दोनों में से कोई एक होता तो मैं एक ही जगह यहीं से बोल देता, बाकी एलिमेंट को चेक भी नहीं करता कि 1 3 वो आ गया है तो 3 1 को आना चाहिए था, तभी वो सिमेट्रिक होगा। तो ये है कंडीशन सिमेट्रिक का, क्लियर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एंटी सिमेट्रिक का, है ना। हालांकि आपके एंटी सिमेट्रिक जो है वो डिस्क्रीट में हम ज़्यादा पढ़ते हैं, पर यहाँ पे मैं टर्म्स है तो आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। फिर से मैं आपको लिखा देता हूँ, इसमें क्या होता है, फिर से इफ, है ना, अभी में मैं गोला नहीं लगा रहा हूँ, आपको अब समझ में आ गया है। इफ ए बी, क्लियर है, इफ ए बी बिलोंग्स टू, एक मिनट फिर से लिख देता हूँ इसको अच्छे से, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी ए बिलोंग्स टू आर,
मतलब दोनों रिलेशन में है, तो इसका मतलब होना चाहिए कि दोनों a इक्वल टू बी होगा। क्लियर है? अगर दोनों रिलेशन में है, अभी हम लोग क्या बात किए थे, एक रिलेशन में है और दूसरा भी आ गया तो वो सिमेट्रिक हो जाता है। अब ये एंटी सिमेट्रिक है तो कुछ ना कुछ तो अलग होगा। तो अगर ए बी है और बी ए भी है पहले से, तो उसका मतलब है कि वो है, मतलब वो दोनों सेम है तभी है। क्लियर है? ये थोड़ा सा अलग है, इसका यूज डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में ज़्यादा होता है, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन में, है ना। डिस्क्रीट हमारे सिलेबस में है नहीं, है ना, 11th-12th में, हायर मैथमेटिक्स में होता है। बट बाई चांस इससे क्वेश्चन आ गया तो उसके लिए हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। क्लियर है? तो ये हो गया ए बी एंड बी ए। ठीक है, तो देखिए मैं फिर से सेम हमारा सेट जो है 1 2 3 और 4, एक ही सेट लेने का ये फ़ायदा होता है कि हम उस चीज़ को अच्छे से जान रहे हैं और कंडीशन को एनालिसिस करना आसान होता है। ठीक है, तो आप भी एक सेट और हमेशा एक थ्रू एग्जाम्पल समझिए कॉन्सेप्ट को, तो ज़्यादा आसान होता है। क्लियर है? हम एक रिलेशन डिफाइन करते हैं फिर से ए बी में। अब देखिए वो रिलेशन क्या है, ए इज़ लेस देन बी एंड बी इज़ लेस देन ए। ठीक है, ए हमेशा पहला ए से आ रहा है, बी हमेशा दूसरे ए से आ रहा है। क्लियर है? हालांकि दोनों तो एक ही सेट ए के हैं, है ना, लेकिन अलग अलग जगह रखे हैं ना, क्योंकि ए क्रॉस ए है। अब इसमें कैसा नंबर बोल दे रहा है, देखिए ए जो है बी से छोटा हो या बराबर हो, और दूसरे ही साइड बोल दिया है एंड कंडीशन लगा है, बी जो है ए से छोटा हो या बराबर हो। तो हम ये जानते हैं, फिर से इसके लिए एकदम बेसिक चीज़ों में मैं जा रहा हूँ, साइड में आपके लिए लिख रहा हूँ। दो नंबर की बात हो रही है स्टूडेंट यहाँ पे, है ना, दो नंबर्स की बात हो रही है। नंबर्स में हम सीखे हैं कि ए एक नंबर है जैसे कि, और बी दूसरा नंबर है, तो केवल 3 पॉसिबिलिटी हो सकता है स्टूडेंट, या तो ए छोटा हो बी से, दूसरा या तो ए बड़ा हो बी से, और तीसरा ए इक्वल हो बी से। यही हम पढ़ते हैं, इसको कंडीशन ऑफ ट्रिकोटोमी बोलते हैं। ठीक है, सिंपल मैथमेटिक्स में। तो ये जो है 3 ही कंडीशन होता है कोई भी दो नंबर के लिए, या तो एक दूसरे, एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, या दोनों बराबर होंगे। क्लियर है? लेकिन यहाँ पे आपको कौन सा कंडीशन बोल रहा है कि वो नंबर एक दूसरे से दोनों छोटे बड़े हैं, ऐसा बोल रहा है। तो ऐसा पॉसिबल सिर्फ कब होता है, जब दोनों नंबर बराबर हो, तब हम बोल सकते हैं। क्योंकि कोई भी नंबर को हम स्ट्रिक्टली छोटा नहीं बोल सकते, लेकिन छोटा है या बराबर है ऐसा बोल सकते हैं। क्लियर है? तो इस रिलेशन का आपका आंसर आएगा केवल और केवल 1,1, 2,2, 3,3 और 4,4। ये आइडेंटिटी रिलेशन में भी आया है सेम आंसर, एक से ज़्यादा रिलेशन में आ सकता है। अब देखिए इसको हम करते हैं। पहला ऑर्डर पेयर को आप उठाइए, कौन सा वाला, 1,1। तो 1,1 क्या है, पहला नंबर दूसरे से छोटा है या बराबर है कंडीशन फुलफिल हो गया, बराबर तो है। फिर दूसरे साइड से उठाइए, वो भी 1 है, तो वो भी छोटा है या बराबर है किससे, पहले नंबर से, इसलिए दोनों बराबर है यहाँ पे। क्योंकि हमको क्या चाहिए था अल्टीमेट, कि अगर ऐसा कंडीशन होता है तो हमको इसका मतलब क्या होना चाहिए कि वो दोनों एलिमेंट बराबर होने चाहिए। तो है सेम केस 2 के लिए, सेम केस 3 के लिए और सेम केस 4 के लिए। तो इसलिए ये जो रिलेशन हो गया वो है एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, क्लास एक्सटेंड हो गई है, बस 5 मिनट और। ट्रांजिटिव रिलेशन क्लियर है? सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ये सारे रिलेशन जो है इफ से स्टार्ट होते हैं। तो इफ के बारे में मैं बताया हूँ, यदि वो है तब आगे की बात करेंगे, और यदि वो है ही नहीं पूरे रिलेशन में तो उसकी बात नहीं होगी। जितना एलिमेंट हमारे पास प्राप्त है जो हमारे सेट में है रिलेशन वाले में, उतने को ही हम टेस्ट करेंगे, बाकी को टेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, अब इसका भी डेफिनेशन आप सुनिए ट्रांजिटिव रिलेशन का। ट्रांजिटिव रिलेशन में हम इफ 3 की बात होगी, यदि ए बी बिलोंग्स कर रहा है आर में, एंड अब आगे आ रहा है बी सी बिलोंग कर रहा है आर में, तो ऐसी स्थिति में होना चाहिए ए और सीधा सी भी बिलोंग करना चाहिए आर में। तो इसको बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। क्लियर है? ट्रांजिट हो जा रहा है। ठीक है, ए और बी आर में है, ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड इंपॉर्टेंट है ना, ए और बी एक साथ है, फिर बी और सी एक साथ है। क्लियर है? ए बी एक साथ है, ए पहले बी बाद में,
फिर उसके बाद बी पहले सी बाद में, ये दोनों आर में है, तो पहले का ए और लास्ट का सी ये दोनों भी आर में होना चाहिए। अगर ऐसा कंडीशन होता है तो ऐसी स्थिति को बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ऐसे तो फिर से समझ में नहीं आएगा, तो फिर से हमारा जो एग्जाम्पल है उससे आप आते हैं। तो हम ले लेते हैं ए 1 2 3 और 4। अब हम रिलेशन डिफाइन कर लेते हैं ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी। तो ये हो जाएगा हमारा ए इज लेस देन बी, ये रिलेशन है, ठीक है। ए इज लेस देन बी मतलब पहला वाला सेट का एलिमेंट छोटा होना चाहिए दूसरे से, क्लियर है, स्ट्रिक्टली छोटा होना चाहिए। तो आर में क्या क्या आएगा, क्या मेरे को फिर से ये डायग्राम बनाना पड़ेगा क्या? तो मैं ये हाथ से बना देता हूँ। ये हो गया आपका, दोनों सेट ए है, क्लियर है। अब आप कंपेयर करेंगे क्योंकि वो स्लाइड बहुत पीछे जा चुका है जो हमने बना के रखा है। 1 2 3 और 4, और दूसरे में भी आएगा 1 2 3 4। तो ये पहला वाला सेट है ये वाला, और ये भी ए है ना। तो चलिए हमारे रिलेशन में क्या क्या एलिमेंट आएगा बताओ। पहला 1 1 1 आएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि 1 1 तो बराबर है, हमको छोटा चाहिए पहला वाला। तो 1 और 2 आ जाएगा, फिर 1 और 3 भी आ जाएगा, पहला वाला छोटा है देखो, और 1 और 4 भी आ जाएगा, है ना। ये करली ब्रैकेट स्टार्ट है। अब उसके बाद 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 1 आ नहीं सकता क्योंकि हमको पहला छोटा चाहिए। 2 2 भी नहीं आ सकता, 2 3 आएगा, है ना, क्योंकि पहला वाला छोटा चाहिए, स्ट्रिक्टली छोटा चाहिए। और 2 3 के बाद क्या आ सकता है? 2 4 भी आ सकता है। उसके बाद 3 1 आएगा क्या? नहीं, 3 बड़ा हो गया। 3 2 आएगा क्या? नहीं, 3 3 आएगा क्या? बराबर हो गया। तो अब क्या आएगा? 3 4, क्लियर है। अब चेक करते जाते हैं। अब चेक करना है कि हम जैसा हम चाह रहे हैं वैसा है कि नहीं। जैसे कि मैं पहला एलिमेंट को उठाता हूँ, 1 2 1 2 है, तो 1 से कहाँ तक गया है? 2 तक। अब 2 से स्टार्ट होने वाला चीज़ देखना है, देखो 1 से कहाँ तक गया है? 2 तक। अब 2 से स्टार्ट होने वाला चीज़ ये है, 2 से स्टार्ट होने वाला चीज़ क्या है? 3। कहाँ से कहाँ गया है? 1 से 2 गया है जो आर में है, ठीक है। और एंड में एंड लगा रहा हूँ, 2 से 3 गया है वो भी क्या है? आर में है। तो बाय द डेफिनेशन हमको देखना है कि 1 से 3 क्या आर में है। अगर ऐसा होता है तब हम उसको बोलते हैं ट्रांजिटिव। तो क्या 1 से 3 है? ये है, क्लियर है। तो एक एलिमेंट के लिए फुलफिल हो गया है। फिर से स्टार्ट करो आप, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट, 2 2 4 1 2 4, कुछ एलिमेंट छूट गया है क्या? 1 मिनट, वेट अ मोमेंट। चलिए स्टूडेंट है ना, ये पहला कंडीशन हो गया। अब दूसरे एलिमेंट में आते हैं स्टूडेंट, है ना। हर एलिमेंट को चेक करना है। दूसरा एलिमेंट जो हमारा ये था 1 3, हम स्टार्ट कहाँ से किए थे? 1 2 से। अब 1 3 देखिए, 1 से 3 अब हमको देखना है। 1 से 3 हो गया, जैसे कि यहाँ ऊपर में देखिए ए से बी। अब क्या देखना है? बी से कुछ और है क्या? बी से कुछ और। तो 1 से 3 मतलब 3 से कुछ और है क्या? तो देखो पहले में 3 है क्या? पहला में देखना है ना, क्योंकि ये बी पहले में आ जाता है। तो 3 से 4, हाँ यहाँ है। तो 1 से 3 और 3 से 4 है, तो हमको क्या चाहिए? 1 से 4, जो कि पहले से यहाँ है, क्लियर है, हो गया। तो ये एलिमेंट चेक हो गया, ये एलिमेंट चेक हो गया। अब इसमें आओ स्टूडेंट, ये वाला में 1 से 4, 1 से 4, तो 1 से 4। अब हमको आगे क्या चाहिए? 4 से कुछ चाहिए। तो क्या 4 से कुछ भी है? नहीं है। तो 4 से कुछ भी है नहीं है, तो ये एलिमेंट अपने आप चेक हो गया। इसके रहने या नहीं रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये ट्रांजिटिव के लिए कोई दिक्कत नहीं करेगा। इसीलिए मैंने फिर से आपको ये ए पे, इफ पे है। इफ कब होगा? जब दोनों होगा, ए से बी, मतलब ए पहले में बी बाद में, फिर वही बी पहले में आ जाए और सी कुछ भी हो, ये हो जाए, तब हम आगे की बात करते हैं कि ए और सी भी होना चाहिए। तो ये दो एलिमेंट के लिए तो था। तीसरा एलिमेंट 1 4 में आए, तो 1 4 में हमको 1 4 मिला। अब हमको देखना है कि आगे एक और एलिमेंट चाहिए, क्योंकि दो पहले होना चाहिए फिर तीसरा होता है। यही तो ट्रांजिटिव है ना, ट्रांजिट कर रहा है। तो 1 से 4, अब हमको चाहिए कि 4 के बाद कुछ होना चाहिए, 4 पहले में आना चाहिए। तो 4 पहले में कहीं नहीं है, तो इस एलिमेंट को चेक करने की जरूरत नहीं है। ये ट्रांजिटिव में रहे या ना रहे, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अब आगे जाते हैं 2 और 3, तो 2 से 3। अब हमको देखते हैं कि अब 3 से कुछ और है, तो ये वाला एलिमेंट है जिसको चेक कर चुके हैं। 3 से 4 है, तो अब हमारे पास क्या होना चाहिए? 2 से 4 होना चाहिए, जो यहाँ पे है, क्लियर है। अब फिर से ये भी एलिमेंट चेक हो गया। अब 2 4 को चेक करेंगे, 2 से 4,
लेकिन अब 4 से आगे तो कुछ नहीं है, तो ये एलिमेंट अपने आप चेक हो गया, क्योंकि इसके रहने या नहीं रहने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। 3 4, तो 3 4, अब 4 के आगे कुछ है नहीं है, तो इसलिए ये एलिमेंट भी रह सकता है, इसके रहने या नहीं रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, और इसको आगे फर्दर चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका जोड़ीदार जो है एक्स्ट्रा और आना चाहिए वो नहीं आ रहा है। तो ये वाला जो रिलेशन कहलाता है वो है ट्रांजिटिव रिलेशन। वन लास्ट रिलेशन जो केवल 1 मिनट में हो जाएगा। इतना रिलेशन पढ़ने के बाद सबको एक साथ मिक्स होकर एक रिलेशन जिसको इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं, तो इसको मैं आपको सिर्फ एक लाइन में बता देता हूँ। अ रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन वो कहलाता है जो क्या क्या हो, जो एक तो रिफ्लेक्सिव भी हो, दूसरा सिमेट्रिक भी होना चाहिए, और तीसरा आपका ट्रांजिटिव होना चाहिए, है ना। एंटीसिमेट्रिक और सिमेट्रिक एक साथ नहीं हो सकता है ना, और एंटीसिमेट्रिक ऐसे भी हमारे इस टॉपिक का उतना पार्ट नहीं होगा, है ना, जितना सिमेट्रिक होगा ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ऐसा रिलेशन जो तीनों हो एक साथ, जो तीनों हो, तीनों एक साथ हो, कोई रिलेशन जो है तीनों एक साथ हो, तो ऐसे रिलेशन को हम बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये हमारा क्लास हो गया थ्योरी का कंप्लीट। इसमें मैंने छोटे छोटे एग्जाम्पल के थ्रू आपको क्वेश्चंस कराए हैं। अब मेन क्वेश्चंस हम, रिलेशन टॉपिक आपका खत्म हो गया। इक्विवेलेंस क्लास भी होता है, बट वो हम अभी नहीं पढ़ रहे हैं इक्विवेलेंस क्लास। इतना हमारे इक्विवेलेंस रिलेशन तक काफ़ी है। रिलेशन का टॉपिक पूरा कंप्लीट थ्योरी वाला पार्ट हो गया। एक बार अच्छे से रिवाइज करके ये शॉर्ट नोट्स आप बना लीजिएगा, है ना, और उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसका क्वेश्चन वाला प्रैक्टिस, है ना, प्रैक्टिस सेशन देखेंगे। और आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पास जो भी बुक में है ना, आप सभी लेक्चरर का एक एक बुक रखें, सबके पास है, कोई भी पब्लिकेशन का हो उसको आप कीजिए, है ना। तो आज की क्लास यही रखते हैं।